एवरीवन, आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 9th बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व तो हम कर ही रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन साथ ही साथ हम रिविजन भी करते जा रहे हैं। क्वेश्चंस के ही थ्रू हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। फिर इसके बाद में हम पहुंचे हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जहाँ पे हम अभी देख रहे हैं कि हमारे अराउंड इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ को तो हम जानते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं, है ना। उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर रहे हैं। कैसे स्टडी कर रहे हैं? तो उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई करके। तो ऑलरेडी हमने 3 किंगडम्स पढ़ लिए हैं। हमने मोनेरा पढ़ लिया है, हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया है और हमने किंगडम फंजाई भी पढ़ लिया है। प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्लांटे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो प्रीवियस सेशन में हमने किंगडम प्लांटे स्टार्ट किया था और ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इस सेशन में हम पूरा का पूरा जो किंगडम प्लांटे है उसको हम रिवाइज करेंगे। एक डिवीजन हमने पढ़ लिया था प्रीवियस सेशन में, थैलोफाइटा, और आज के इस सेशन में जो रिमेनिंग डिविजन्स है किंगडम प्लांटे के उनको भी हम करेंगे कवर। तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है सेशन, सो डोंट वरी। ये मत सोचिएगा कि मैम इतने लंबे लंबे इंटेक्स क्वेश्चंस क्यों करवा रही हैं। क्वेश्चंस में भले ही आपको क्वेश्चंस का जो आंसर है वो तो छोटे ही हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। तो 3 किंगडम्स हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारे 4th किंगडम की, दैट इज किंगडम प्लांटे। ओके, तो प्रीवियस सेशन में आई गेस हमने आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 88 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था उसको हमने किया था सॉल्व। आज के सेशन में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसी पेज नंबर पे उनको हम करेंगे सॉल्व। तो आई होप सभी बच्चों को आज के सेशन का टारगेट हो गया होगा क्लियर। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर ले रहे हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फेनेरोगैम्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि टेरिडोफाइट्स और फेनेरोगैम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्लांटे जो है हमारा उसको हम फर्दर डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइट्स की बात करी थी। यहाँ पे भी हमको एक डिवीजन के बारे में ही पूछा गया है और उस डिवीजन का नाम है टेरिडोफाइट्स। लेकिन थैलोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में एक और डिवीजन आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, जो कि अभी तक हमने रिवाइज नहीं किया है। तो इस सवाल को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले डिवीजन, टेरिडोफाइट्स के पहले वाले डिवीजन ब्रायोफाइट्स को पढ़ लेंगे। तब आप एक लिंक बना करके टेरिडोफाइट्स को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन में जब हमने बात करी थी थैलोफाइट्स की, तो थैलोफाइट्स में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें अक्सर पानी में काई जमी हुई दिखती है। कोई भी वाटर बॉडीज आप ले लो, कोई भी पॉन्ड ले लो, ठीक है, कोई भी रिवर वगैरह ले लो, ग्रीन कलर की हमें एक कवरिंग दिखाई देती है पानी में, उसे हम क्या कहते हैं? काई कहते हैं। तो काई मतलब कि बॉटनी में अगर हम बोले तो अलगी, और ये अलगी कौन से डिवीजन में आती है किंगडम प्लांटे में? तो थैलोफाइटा में, है ना। किंगडम थैलोफाइटा में आती है अलगी, जो कि हमें अक्सर वाटर बॉडीज में वाटर के सरफेस पर जमी हुई मिलती है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो अलगी है, थैलोफाइट्स जो होते हैं, वो सबसे पहले प्लैनेट अर्थ पे आने वाले किंगडम प्लांटे के ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ कि किंगडम प्लांटे के सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आए थे प्लैनेट अर्थ पे रहने के लिए, तो आपको जवाब होना चाहिए कि मैम थैलोफाइट्स आए थे सबसे पहले। तो बहुत प्रिमिटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि काई हमें 1-2 साल पहले ही पानी के सरफेस पे जमी हुई देखने को मिली है। नहीं, ये सालों से थैलोफाइट्स हमारे प्लैनेट अर्थ पर रह रहे हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद में हमने देखा था कि कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। यही नहीं, इनके पास कुछ और कलर्ड पिगमेंट्स भी होते हैं जिसके कारण ये रेड कलर की अलगी हो सकती है, ब्राउन कलर की अलगी हो सकती है, ग्रीन कलर की अलगी हो सकती है। तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है और कौन सा कलर है अलगी का, उसी के बेसिस पे थैलोफाइट्स को फर्दर और क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वो आपकी सिलेबस में नहीं है तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि फर्दर किस बेसिस पे इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो, रिवीजन का कंसेप्ट ये भी होता है कि अभी तक जो हमने बात करी है, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई थी, जो आपकी NCERT में चीज़ें थी सिर्फ उन्हीं के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन अब जब हमें ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पता है तो हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे जब ये रिवीजन देखेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैम ने ये सारी चीज़ें तो वहाँ पढ़ाई नहीं। पढ़ाई इसीलिए नहीं थी क्योंकि उस समय मैं एक फ्रेमवर्क आपके लिए तैयार करना चाह रही थी, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे किंगडम्स है, इतने सारे उनके डिवीजन हैं, तो इतना सब कुछ याद करके जो है ना, हो सकता है कि आपको चैप्टर से डर लगने लगे, आपको लगेगा कि चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक फ्रेमवर्क रेडी हो गया है तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब आपके लिए वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही नई नहीं है। थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है ही। तो मैंने आपको क्या बताया, हम बात कर रहे हैं अलगी की, जो कि थैलोफाइटा डिवीजन में आते हैं किंगडम प्लांटे में। तो फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल होता है, कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं जिसके कारण इनका अलग अलग कलर होता है। रेड कलर भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और इसी के बेसिस पे इनको अलग अलग क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं फर्दर। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इनको हम थैलॉइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, इनके पास कुछ नहीं होता है, ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स वगैरह। कहने को किंगडम प्लांटे में आ रहे हैं, किंगडम प्लांटे के ही ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लैनेट अर्थ पर रहने के लिए आए थे। लेकिन प्लांट्स जैसे इनके पास ऐसा कुछ बॉडी होती नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती नहीं है, ना ट्रू रूट्स हैं, ना ट्रू स्टेम्स है, ना ही ट्रू लीव्स हैं, कुछ भी नहीं होता है इनके पास, ठीक है। इनफैक्ट इनके पास, प्लांट्स के पास जो वैस्कुलर टिश्यू होना चाहिए, जाइलम एंड फ्लोएम, वो भी नहीं होता है, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत हाइट वाले ये होते नहीं हैं और पानी में ही इनको रहना है। तो पानी के कंडक्शन के लिए इनको किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जाइलम वगैरह की ज़रूरत ऐसा पड़ती नहीं है, तो इनमें आए भी नहीं है। तो कहने को किंगडम प्लांटे के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी एज सच कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये छुपे हुए रहते हैं, जैकेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें रिप्रोडक्शन होता नहीं है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है वो दिखता नहीं है क्योंकि फ्लावर्स वगैरह इनमें आते नहीं है। कभी आपने काई के ऊपर काई के फूल देखे हैं क्या? आपने सिर्फ एक ग्रीन कलर के आपको बेड दिखाई देता है पानी की सरफेस के ऊपर, कभी उस काई के आपको फूल दिखाई नहीं देंगे, ना फ्रूट दिखाई देंगे, होते ही नहीं है। क्योंकि तो फ्लावर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्शन हो कहाँ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम गैमेटेंजिया कहते हैं, वो कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं, छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरा थैलोफाइटा जो हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मेरा एक सवाल है कि क्या हमने काई को सिर्फ पानी के सरफेस पे ही फ्लोट होते हुए देखा है? क्या हमने कभी काई को कहीं और नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। हमने इस तरीके से जो वाटर बॉडीज़ के पास में पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, जो मिट्टी होती है, वहाँ पे भी हमने इस तरीके का एक ग्रीन कलर के बहुत सारे पैचेस हमको देखने को मिलते हैं। यही नहीं, दीवारों पर भी हमें, और पेड़ के तनों पर भी, जो ट्रंक होता है पेड़ का, वहाँ पे भी हमने कुछ इस तरीके के ग्रीन पैचेस जमे हुए देखे हैं, चिपके हुए देखे हैं। ये पैचेस क्या होते हैं? ऐसा लगता है कि अगर आप इनको टच करके देखो, कभी इनको आप फील करके देखो, तो बहुत ही स्मूथ फील होते हैं ये। ऐसा लगता है कि किसी ने ग्रीन कलर का कोई वेलवेट का कपड़ा है और उसको बांध दिया है, रैप कर दिया है पत्थरों के ऊपर या पेड़ के तनों के ऊपर, ट्रंक के ऊपर या मिट्टी के ऊपर, ऐसा लगता है। बहुत ही वेलवेट टच होता है इनका। ये क्या है? क्या इसको भी हम अलगी ही नाम देंगे? समझने वाली बात है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो काई है वो ना ही हमें सिर्फ पानी के सरफेस पे दिखती है, बल्कि ये काई हमको पानी, जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, वाटर बॉडीज़ के बाहर जो मिट्टी रहती है, जो
पत्थर वगैरह लगे होते हैं, जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे भी हमको जमी हुई दिखाई देती है। तो क्या ये अलगी है? नहीं, ये अलगी जैसी हमें दिख रही है लेकिन ये अलगी नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मॉस। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे भाई? इसे हम कहेंगे मॉस। तो अगर मैं बात करूं कि इस मॉस को हम किस डिवीजन में रखेंगे, तो भाई इसको रखा जाता है ब्रायोफाइटा में। किस में रखा जाता है? बायोफाइटा में। ब्रायो का मतलब होता है मॉस और फाइटा का मतलब होता है फाइटॉन। फाइटॉन मतलब कि प्लांट। तो मॉस जैसे प्लांट होते हैं ये, इसीलिए मॉस के कारण ही डिवीजन को नाम मिल गया कौन सा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये अलगी नहीं होंगे, ये मॉस होते हैं। ब्रायोफाइटा में अगर मैं बात करूँ मॉस के एग्जाम्पल्स की, तो एक होता है फ्यूनेरिया, एक होता है स्फेग्नम। सिर्फ मॉस ही नहीं आते हैं ब्रायोफाइटा में, लिवर वर्ड्स भी आते हैं। पहले के ज़माने में साइंटिस्ट ने देखा था कि इनका जो शेप होता है ऑर्गेनिजम्स का, वो कैसा होता है? लिवर जैसा होता है। और यही नहीं, लिवर के जो डिसीजेज होते हैं, जो लिवर इलनेस होती है, उसको ट्रीट करने के लिए लिवर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ से उनका नाम पड़ गया लिवर वर्ड्स। तो लिवर वर्ड्स जैसे कि जिसको हम रिक्सिया कहते हैं, मर्केंशिया कहते हैं, ये लिवर वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा में कौन आएगा? डिवीजन ब्रायोफाइटा में हमारे पास मॉस आते हैं और साथ ही साथ हमारे पास आते हैं लिवर वर्ड्स। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इनके रहने की जगह की बात करूं, तो ये कहाँ मिलेंगे हमको? ये हमको दिखाई देते हैं मॉइस्ट, शेडी, डैम्प प्लेसेस पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो, यानी कि ह्यूमिड प्लेसेस पे। तो हमें कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? ये हमें दिखाई देंगे मॉइस्ट, डैम्प, शेडी एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे। देखो हुआ क्या है कि अभी तक जो हमने थैलोफाइट्स में जो अलगी के बारे में हमने बात करी है, वही धीरे धीरे क्या होना, उसने स्टार्ट किया है, इवॉल्व होना शुरू किया है। तो आप बोल सकते हो कि थैलोफाइट्स अब पानी से निकल कर के लैंड पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो वो एक्वेटिक थे, फ्रेश वाटर में भी मिलते थे, मरीन वाटर में भी देखने को मिलते थे, लेकिन अब क्या है ना कि वो धीरे धीरे से लैंड पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक थैलोफाइट्स जो थे वो कैसे थे? एक्वेटिक थे। अब वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके साथ ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि अभी तक तो वो कैसे थे? पानी में थे, और अचानक से जो है ना उनको जब लैंड पे लेके आया गया तो सीधे की सीधे सनलाइट में इस तरीके से एक्सपोज कर दिया कि पूरी की पूरी धूप जो है बेचारों के ऊपर पड़ रही है। तो ये उनके साथ गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि पानी से तो बाहर निकले हैं, लेकिन पानी से बाहर निकलने के बाद वो कुछ ऐसी जगह पर आए जिसमें कि अभी भी मॉइस्चर था। ऑर्गेनिक मैटर तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? मॉइस्चर वाली जगह भी होनी चाहिए। इसीलिए भाई जहाँ भी पानी होता है तो पानी अपने आसपास की जगह को भी गीला कर देता है। पानी के पास अगर पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी होती हैं, तो वो भी क्या होता है कि हाई टाइड लो टाइड वगैरह जब आती है तो वो उन पत्थरों को भी गीला कर देती है, मॉइस्ट कर देती है। तो ऐसी ही मॉइस्चर वाली जगहों पर, मॉइस्ट, डैम्प, शेडी यानी कि छाँव वाली जगह पर, और जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो, हवा में नमी हो, ऐसी जगह में कौन उग जाते हैं? हमारे ब्रायोफाइट्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं ये मैंने आपको बताया, और इनमें मॉसेस आते हैं और लिवर वर्ड्स आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, किस तरह की कंडीशंस में ये रहना चाहते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, फिर इसके बाद में थोड़ी सी नमी वाली जगह होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी थैलोफाइट से ही इवॉल्व होकर के आ रहे हैं। तो थैलोफाइट्स तो अभी तक जो है पानी में ही रह रहे थे, अब एकदम से उनको उठा करके लैंड पे ले आएंगे और डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, तो वो शायद अडाप्ट ना कर पाएँ और वो मर जाएं। लेकिन क्या है ना कि इवोल्यूशन तो कराना ही है ना हमें, तो इवोल्यूशन ग्रेजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी से निकाल करके सीधे के सीधे उनको खेत में रख दिया। अब खेत में तो पड़ रही है डायरेक्ट सनलाइट, सूख जाएंगे वो बेचारे। अभी तक तो वो पानी में रहते आ रहे थे, है ना, उनके पूर्वज पानी में थे, एकदम से उनको बाहर ले आएंगे तो वो तो मर जाएंगे। तो होता क्या है कि थोड़ी नमी वाली जगह पे इनको रहना पसंद होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या, जैसे कि अभी लैंड पर आ गए हैं, तो क्या ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की तरह बिहेव करेंगे? यानी कि क्या इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स या लीव्स वगैरह होगी?
अभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। कहने को हुआ क्या है कि थैलोफाइट्स पानी से निकल कर के बाहर आ गए हैं और उनको अलग डिवीजन में हमने रख दिया, ब्रायोफाइट्स अभी उनको हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्टली टेरेस्ट्रियल एक टिपिकल प्लांट की तरह कि जिसके पास ट्रू रूट्स होती हैं, ट्रू स्टैम होता है, ट्रू लीव्स होती हैं, वो सब अभी भी नहीं है। तो इनकी बॉडी भी कैसी होती है, इनकी बॉडी भी होती है फ्लैट थैलस लाइक, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होगी भाई, इनकी बॉडी होगी फ्लैट चपटी सी थैलस लाइक होती है। अभी भी अनडिफरेंशिएटेड ही चल रहे हैं ये, ना ही ट्रू रूट्स हैं, ना ही ट्रू लीव्स हैं, ना ही ट्रू स्टैम है। लेकिन हाँ, अब देखो होता क्या था कि जो काई होती थी वो तो पानी में फ्लोट करती रहती थी, है ना, पानी के सरफेस पे। उनको एज सच पानी से अपने आप को अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब तो ये बेचारे बाहर आ गए हैं, लैंड पे आ गए हैं, तो अगर ये ऐसी हवा में उड़ते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी इनके लिए सर्वाइव करना। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे भी तो ये पेड़ का जो बार्क है उससे अटैच्ड है, पत्थरों पे प्रेजेंट है लेकिन पत्थर के सरफेस पे अटैच्ड है, उड़ नहीं रहे हैं। अगर आप जा करके इनको ऐसे हाथ मारोगे ना तो खिसक नहीं जाएंगे, ये काफ़ी स्ट्रांगली जुड़े होते हैं अपने सबस्ट्रेटम से, है ना। इसको आपको बाकायदा से खुरचना पड़ेगा, स्क्रैच करना पड़ेगा, तब ये निकलते हैं। तो ऐसा क्या है इनके पास कि ये इतने टाइटली अपने सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, तो भाई इनके पास होते हैं रूट लाइक, आप बोल सकते हो कि बहुत ही फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहेंगे। क्या कहते हैं भाई, उन्हें हम राइजोइड्स कहेंगे। तो इनके पास एग्जैक्टली ट्रू रूट्स तो होंगे ही, क्योंकि अभी भी ये अनडिफरेंशिएटेड ही चल रहे हैं, लेकिन हाँ रूट लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, और इन्हीं राइजोइड्स के थ्रू ये सबस्ट्रेटम पे टाइटली अटैच्ड होते हैं। इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद में ये भी कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, अपना खाना ये खुद बना लेते हैं। फाइन। अब अगर मैं बात करूं इनकी मेन प्लांट बॉडी की, तो मेन प्लांट बॉडी इनकी कौन सी होती है भाई, गैमेटोफाइट होती है। जैसे कि मैंने आपको थैलोफाइटा में भी बताया था कि हमें दो फेजेस देखने को मिलते हैं लाइफ साइकिल में। एक होता है गैमेटोफाइट फेज और एक होता है स्पोरोफाइट फेज। गैमेटोफाइट फेज क्या करता है, गैमीट्स बनाता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं, फिर उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर इसके बाद में जाइगोट से एक स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है, ठीक है। फिर ये स्पोरोफाइट क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, और ये स्पोर्स फिर फर्दर दोबारा से दूसरे गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो इस तरीके से पूरी इनकी लाइफ साइकिल चलती है। सेम लाइफ साइकिल हमें ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलेगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जब हम बात कर रहे हैं इनके रिप्रोडक्शन की, तो आप बोल सकते हो कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं, यानी कि इनके पास भी हमको कोई फूल वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तभी तो इनकी संख्या बढ़ रही है ना। लेकिन फिर भी हमें देखने से पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन हो कहाँ रहा है, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह कुछ है नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, छुपे हुए रहते हैं, जैकेटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी किस में आएंगे, ये भी हम बोलते हैं कि क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में ही आएंगे। तो क्रिप्टोगैम्स में हमने देखा था थैलोफाइट्स आते हैं और ब्रायोफाइट्स भी आते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन आएंगे क्रिप्टोगैम्स में। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, वो भी कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं या हिडन होते हैं। क्रिप्टो मतलब क्या, हिडन। फिर इसके बाद में अब एक काम करते हैं, अभी तक तो हमने थैलोफाइट्स में एक कॉमन नाम दे दिया था कि गैमेटेंजिया बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स को, लेकिन जब हम बात करेंगे इनकी ब्रायोफाइट्स की, तो अब मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या सेक्स ऑर्गन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आर्किगोनिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंथ्रीडिया। क्या कहेंगे भाई, एंथ्रीडिया कहेंगे। तो अब हमने क्या किया है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अलग अलग नाम दे दिया है। तो फीमेल का नाम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आर्किगोनिया, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है एंथ्रीडिया, ठीक है। होता क्या है
कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये क्या बनाएंगे, एग्स बनाएंगे। तो इनने बना दिया क्या, एग्स। फिर इसके बाद में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा एंथेरोजॉइड्स। क्या बना लेगा भाई, एंथेरोजॉइड्स। बेसिकली ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं ना, इनके पास ऐसे दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, इनके पास दो फ्लैजिला होंगे और इन्हीं फ्लैजिला के थ्रू ये स्विम करके कहाँ जाएंगे, आर्कीगोनिया तक जाएंगे। अब ये है यहाँ पे काम की नोटिस करने वाली बात। क्या बोला मैंने, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि भाई ये तो लैंड पर आ गए हैं, है ना, ये तो लैंड पर आ गए हैं और पानी में ये रहते नहीं हैं। तो जब ये पानी में नहीं रह रहे हैं तो फिर मैंने कैसे बोल दिया कि ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो स्विम करते हुए आर्कीगोनिया तक पहुंचेंगे और एग को फर्टिलाइज करेंगे। क्या मैंने गलत बोला है, नहीं, गलत नहीं बोला, एग्जैक्टली यही होता है। इनको रहते ये लैंड पर है, टेरेस्ट्रियल हो गए, लेकिन इनको अभी अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी पे ही डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि आए तो ये पानी से ही थे ना, वो तो अब अपने आप को इवॉल्व करते आ रहे हैं, इसीलिए जो है ना अपनी आप बोल सकते हो कि लोकेशन जो है शिफ्ट कर रहे हैं, पानी से लैंड पर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं बन गए हैं, इनकी डिपेंडेंसी पानी पे अभी ख़त्म नहीं हुई है। होता क्या है कि आर्कीगोनिया एग प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडिया जो है एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं ये पहुंचेंगे कैसे, एग तक, ये पहुंचेंगे पानी में स्विम करके। तो इनको अभी अपने फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है, इसीलिए ये पानी के पास वाली जगहों पर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूर दराज पानी का कोई अता पता नहीं है और वहाँ जा कर के रह रहे हैं, पानी के आसपास वाली जगहों पर ही रहते हैं। और जो कि रहते हैं ये लैंड पे, लेकिन अभी भी इनकी पानी के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं हुई है इनकी, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं किंगडम प्लांटे के। एक एम्फीबियंस हम अपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे जिसमें कि फ्रॉग वगैरह सब आ जाएंगे, और एक एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम में भी। कौन होते हैं, यही ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको पानी में भी, पानी की भी ज़रूरत है और रह कहाँ रहे हैं, ये लैंड पे रह रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि एंथेरोजॉइड्स, इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं और इन दो फ्लैजिला के थ्रू ये स्विम करते करते कहाँ पहुँचता है, एग तक पहुँचता है, उसको फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, डेवलप होगा एम्ब्रियो में। याद है हमने थैलोफाइट्स में मैंने आपको बताया था कि जो जाइगोट है ना वो एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की तो जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। फर्दर हम बोलते हैं कि माइटोसिस होती है। थैलोफाइट्स में मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई थी कि जो जाइगोट होता है, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था कि जाइगोट में फर्दर हम बोलते हैं कि मियोसिस होकर के स्पोर्स बन जाते हैं। मियोसिस होता है लेकिन वो एग्जैक्टली जाइगोट में नहीं होता है, जाइगोट से फिर क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। और ये स्पोरोफाइट में फर्दर पहले मतलब आप बोल सकते हो कि जाइगोट में माइटोसिस होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, डिप्लॉइड सेल्स बढ़ेंगे, डिप्लॉइड सेल्स मिलकर क्या बना देंगे, स्पोरोफाइट को बना देंगे, ठीक है। फिर इस स्पोरोफाइट में हम बोलते हैं कि मियोसिस होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं और फिर इसके बाद में वहाँ से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, ठीक है ना, एंथेरोजॉइड्स और एग का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, डेवलप होगा वो एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में हम बोलते हैं कि माइटोसिस होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, स्पोरोफाइट बन जाता है, ठीक है। और ये स्पोरोफाइट फिर इसमें हम बोलते हैं कि फर्दर मियोसिस होगी, मियोसिस से फिर हम बोलते हैं कि स्पोर्स बनेंगे, जो स्पोर्स बनेंगे वो फर्दर हम बोलते हैं कि दूसरे गैमेटोफाइट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो स्पोरोफाइट है, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है ना ब्रायोफाइट्स की, वो कैसी होती है, कौन होती है, गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। उनके पास हम बोलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। लेकिन जो स्पोरोफाइट बनता है ना एम्ब्रियो से डेवलप होकर के, ये स्पोरोफाइट एज अ पैरासाइट गैमेटोफाइट के ऊपर रहता है। लेवल यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना। अभी तक हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे कि बॉडी कैसी होती है और कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ रहे हैं हम कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हमने नाम भी दे दिए हैं। जैकेटेड होते हैं, ये तो हमें पता ही है, और किस तरीके से एंथेरोजॉइड्स या मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है ये भी हमने देख लिया। फिर इसके बाद में अब
फर्टिलाइजेशन हुआ है, गैमेट्स यूज हुए हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट में, ठीक है। और स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट के ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है। ये देखो ये क्या है, फ्यूनेरिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके के इमेज में तो आपको बहुत बड़े बड़े से पौधे दिखाई दे रहे हैं, है ना, मेथी जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इतने बड़े होते नहीं, ये बहुत छोटे से होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है ना। मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली ये लैंड पर तो आ गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लांट बने नहीं हैं। लैंड पे आने के बावजूद इनके पास अभी वैस्कुलर टिश्यूज नहीं आए हैं। भाई अगर हम बात करें अलगी की, थैलोफाइट्स की, तो उनको तो ज़रूरत भी नहीं थी, है ना, क्योंकि उनके पास उनको तो पानी में ही रहना है। तो एज सच बहुत ज़्यादा पानी के कंडक्शन की ज़रूरत नहीं है, प्लांट जो है, एल्गी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ये तो अब पानी से बाहर निकल के आ चुके हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए है, अदरवाइज इनको कहाँ रहना है, लैंड पर रहना है। तो अगर ये लैंड पे रहेंगे और उसके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो फिर पानी का कंडक्शन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनकी साइज़ कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, 1 to 2 मिलीमीटर। 1 to 2 मिलीमीटर पता है कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है, बस इतने ही बड़े होते हैं ये हाइट में, बहुत लंबे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हाइट बड़ी हो जाएगी तो फिर पानी का कंडक्शन करवाना पड़ेगा और वो हो नहीं सकता है, इसीलिए साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। तो आपको लग रहा होगा इमेज में कि अरे तो मेथी जैसे लग रहे हैं, लंबे लंबे, लंबे नहीं होते, लंबे होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, बेसिकली ये है स्पोरोफाइट, कुछ इस तरीके का। ये नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इतना गैमेटोफाइट दिखाई दे रहा है, और गैमेटोफाइट के ऊपर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट एज अ पैरासाइट रहता है, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपको सभी को समझ में आ रही होंगी। ये देखो ये आ गई इनकी पूरी लाइफ साइकिल। होता क्या है, बेसिकली हम बात करते हैं किसकी, गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट से हम बोलते हैं कि आर्किगोनिया होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर इसके बाद में एक होता है एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनने अपने अपने क्या बनाए हैं भाई, गैमीट्स बना दिए हैं, ठीक है, और एंथ्रोजॉइड्स बन गए हैं और एग बन गए हैं। फिर इसके बाद में पानी में स्विम करके जो है पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम बोलते हैं कि क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट के बाद बन गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद में क्या होगा, माइटोसिस होगा। फिर इससे बन जाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस, और इसमें फिर क्या आ जाएंगे, स्पोर्स आ जाएंगे। तो ये स्पोर्स बना लेगा। लेकिन अभी स्पोरोफाइट इनका इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि गैमेटोफाइट से जो है ना अलग होकर के रह रहा है, उसी के ऊपर रहता है एज अ पैरासाइट। फिर स्पोर्स बनेंगे, फिर ये स्पोर्स फिर से हम बोलते हैं कि क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है ब्रायोफाइट्स की, तो आप बोलोगे गैमेटोफाइट्स। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, केवल 1 सेट ऑफ इनके में क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन हाँ, स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट बना किससे है, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो कहाँ से आया, जाइगोट से। जाइगोट कैसे बना है, 2 हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से बना है ना, तो वो डिप्लॉइड हो जाता है। तो स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, और गैमेटोफाइट कैसा होता है भाई, इनका हैप्लॉइड होता है। तो आई होप पूरा का पूरा ब्रायोफाइट सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। शुरुआत हमने कहाँ से करी थी, फटाफट से 2 मिनट के अंदर हम करते हैं इसका एक क्विक रीकैप। हमने स्टार्ट किया था कि भाई थैलोफाइट जो होते हैं वो अब पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पत्थरों पे, जो पानी के ही पास जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, मिट्टी वगैरह होती है, वहाँ पे भी हमको एक ग्रीन कलर का, ऐसा लगता है किसी ने वेलवेट बिछा दिया हो। वो क्या होता है, वो एग्जैक्टली काई नहीं होती है, एल्गी नहीं होती है, उन्हें हम मॉस कहते हैं। मॉस किस में आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं। मॉस के अलावा हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिवर वर्ड्स भी आते हैं। तो ये हो गया रिक्सिया और ये हो गया मर्केंशिया। ये किसके एग्जाम्पल हैं, लिवर वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। तो अब लैंड पर आ गए हैं, और लेकिन अभी भी इनकी बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड ही है, ट्रू रूट स्टैम लीव्स वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन हेयर लाइक राइजोइड्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। फिर इसके बाद में
इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज अभी भी नहीं है, तो इनकी जो हाइट है वो 1 to 2 मिलीमीटर तक ही रहेगी, बहुत लंबे लंबे नहीं हो पाते हैं ये, क्योंकि कंडक्शन का स्कोप ही नहीं ना, कंडक्शन के लिए कंडक्टिंग टिश्यू ही नहीं है, तो फिर कैसे हो पाएगा काम। फिर इसके बाद में फोटोसिंथेटिक होंगे, थैलस लाइक बॉडी होती है ऑब्वियसली। फिर सेक्स ऑर्गन्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं, छुपे हुए रहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं क्या, आर्किगोनिया, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडिया या एंथ्री। फिर ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव हैप्लॉइड गैमेट्स बना देंगे। आर्किगोनिया बनाएगा एग्स और एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया बनाएगा क्या, बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स। और ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं ये अपने 2 फ्लैजिला के थ्रू पानी में स्विम करते करते कहाँ पहुँचेंगे, किसके पास पहुँचेंगे, आर्किगोनिया तक। तो वैसे तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए पानी अभी भी चाहिए है, तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स को हम किंगडम प्लांटे के एम्फीबियंस कहते हैं। फाइन। फिर इसके बाद में क्या होगा, बस गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा यानी कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो थैलोफाइट्स में नहीं आ रहा था, हमेशा ध्यान रखना, थैलोफाइट्स में एम्ब्रियो नहीं आ रहा था, यहाँ पे आता है। ये एम्ब्रियो फर्दर हम बोलते हैं कि माइटोसिस वगैरह होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और स्पोरोफाइट बन जाता है, ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये अभी गैमेटोफाइट से अलग नहीं होता है, उसी के ऊपर रहता है, एक पैरासाइट की तरह रहता है। तो देखो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये हम बोलते हैं कि है गैमेटोफाइट। और इसके ऊपर देखो ये क्या है, ये है हमारे पास स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट में हम बोलते हैं कि फर्दर मियोसिस वगैरह होते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स देखो इस तरीके से बन जाते हैं और ये स्पोर्स दोबारा हम बोलते हैं कि गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो ये पूरी इनकी लाइफ साइकिल है। तो हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, बेसिक चीज़ें तो हमने सब पढ़ ली थी ब्रायोफाइट्स के बारे में, थोड़ा सा लाइफ साइकिल को हमने और देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिवीजन पे। तो थैलोफाइटा हो गया है और इसके बाद में हमने ब्रायोफाइटा भी पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, टेरिडोफाइटा डिवीजन की। क्या टेरिडोफाइटा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको हमने पहले भी कहीं देखा है या हमारे लिए बिल्कुल भी वो अननोन है कि कभी देखा ही नहीं है? एक्चुअली हमने देखा है। कई बार हमारे घरों में, ऑफिस वगैरह में, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह में हमने इन्हें लगे हुए देखा है, ठीक है। एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि प्लांट जैसे ही दिखते हैं, उनको गमलों में लगाया जाता है, पत्तियां दिखाई देती हैं उनकी, थोड़ा बहुत स्टैम दिखाई देगा, थोड़ी बहुत रूट्स दिखाई देंगी। तो क्या वो एग्जैक्टली प्लांट्स होते हैं? नहीं, वो प्लांट्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, फर्न्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, वो होते हैं फर्न्स, ठीक है। टेरिडो का मतलब होता है फर्न और फाइट्स का मतलब तो सभी को पता है, ये वर्ड आया है फाइटॉन से और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट। तो हमें फर्न्स लाइक प्लांट्स दिखाई देते हैं। तो इन फर्न्स लाइक प्लांट्स को हम कौन से डिवीजन में रख सकते हैं, हम रख सकते हैं टेरिडोफाइटा डिवीजन में। तो टेरिडोफाइटा डिवीजन कहाँ से आया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस डिवीजन में, टेरिडोफाइटा डिवीजन में हमें फर्न लाइक प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली वो प्लांट्स नहीं होते हैं, देखने में लगेगा कि वो प्लांट्स जैसे, लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है। तो फर्न लाइक प्लांट्स होते हैं और इसी से नाम पड़ गया क्या, टेरिडोफाइटा। और इसमें आने वाले जितने भी फर्न्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स कहते हैं। फाइन, इतना तो ईजी है। अब बेसिकली ये जो हम पौधे लगाते हैं ना, इनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको हम सजावट के लिए लगाते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए लगाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंट का मतलब ही क्या होता है, सजाने के लिए यूज़ किया जाने वाला। क्योंकि अगर मैं एक बात करूँ एक टिपिकल प्लांट की, तो टिपिकल प्लांट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें फ्लावर्स आएंगे, है ना, उसमें फूल आएंगे, उसमें फल आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, फर्न्स की, तो यहाँ पे हमें कोई एग्जैक्टली हमको प्लांट लाइक स्ट्रक्चर तो दिखाई देगा, लेकिन कभी भी उसमें फूल हमें आते हुए नज़र नहीं आएंगे, कभी उसके फल हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए इनको हमने एक अलग से डिवीज़न में रख दिया है कि प्लांट लाइक होते हैं ये, और लेकिन इनके पास एग्जैक्टली प्लांट के बाकी फीचर्स नहीं होते हैं। कोई फल नहीं आ रहे हैं, कोई बीज नहीं हो रहे हैं, कोई फूल नहीं आ रहे हैं। फाइन, लेकिन हाँ, ये आप बोल सकते हो कि इनकी बॉडी कैसी होती है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, ठीक है। कैसी बॉडी हो जाएगी अब इनकी, वेल डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनके पास ट्रू रूट्स
ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हम बोल रहे थे कि थैलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में कि ऐसा लगेगा कि हाँ प्लांट लाइक हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल वो एग्जैक्टली कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई ट्रू स्टेम्स, लीव्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। अब अलगी, थैलोफाइट्स तो पानी में तैरते हैं तो उनमें सबस्ट्रेटम से उनको अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने सबस्ट्रेटम से टाइटली अटैच हो जाते हैं। वरना क्या हो, वो तो ऐसे उड़ते रहे हवा में, है ना, हल्के तो होते ही हैं और साइज़ में भी छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि क्योंकि हमें धोखा क्यों होता है, क्यों हम इनको फर्न लाइक प्लांट्स कह रहे हैं, क्योंकि देखने में तो हमको ये प्लांट्स जैसे ही दिखते हैं। हम नहीं बता सकते हैं कि ये टिपिकल प्लांट है या नहीं है, क्योंकि इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स सब प्रेजेंट होते हैं। तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की। तो देखा जाए तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो वेल एडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। एक और रीज़न है कि इनको मैंने बोला है वेल एडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इसलिए क्योंकि इनके पास वेस्क्यूलर टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अभी तक हमें जिन जिन चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार था कि कब आएंगे ट्रू स्टेम्स और लीव्स, कब आएंगे वेस्क्यूलर टिश्यूज़, कब आएंगे बिल्कुल बेसिक फीचर्स एक टिपिकल प्लांट के, तो देखो आना शुरू हो गए। पहले तो बेचारे पानी में रह रहे थे, है ना, थैलोफाइट्स, धीरे धीरे वो लैंड पर आए हैं। लैंड पर आने के बाद में अब उसमें अलग अलग एडेप्टेशंस आ रही हैं, अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं, बेसिक प्लांट के फीचर्स आ रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें वैस्कुलर टिश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, यानी कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो अब ये हाइट में लंबे हो सकते हैं, है ना। ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स की तो बेचारों की ये कहानी रहती थी कि उनके पास जाइलम फ्लोएम है नहीं, तो खाने पीने का कंडक्शन कैसे होगा। तो अगर हम हाइट में लंबे हो जाएंगे तो फिर कंडक्टिंग टिश्यूज़ ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे लंबे हो पाएंगे, इसीलिए वो छोटे छोटे रहते थे। लेकिन अब अगर मैं इनके एक साइज़ रेंज की बात करूँ तो आप बोल सकते हो कि 0.8 इंचेस से ले करके ये 40-45 फीट तक लंबे हो सकते हैं। तो देखो अब इनके छोटे रहने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये लंबे हो सकते हैं। तो 0.8 इंचेस से लेकर के 45 फीट हाइट तक ये पकड़ सकते हैं। साइज़ रेंज मैंने आपको बता दी, ऐसा नहीं कि सब लंबे लंबे होंगे, कुछ छोटे भी रहते हैं। फाइन, तो वेस्कुलर टिश्यूज़ है और वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स वगैरह सब प्रेजेंट है। रहेंगे कहाँ, तो अभी भी इनको थोड़ी सी ना शेडी प्लेसेस में रहने की आदत होती है। अभी भी एग्जैक्टली इनको सनलाइट पसंद होती नहीं, तो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि सनलाइट से बच करके मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में रहना ये पसंद करते हैं। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमको ये, पत्थरों के बीच में जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उसमें, बॉग्स वगैरह में मिल सकते हैं। बॉग्स, BOG, बॉग्स मतलब क्या होता है, जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, आपने देखा होगा कि वाटर बॉडीज़ के पास में थोड़ी सी मिट्टी पड़ी होती है। वो मिट्टी एग्जैक्टली सॉलिड सॉइल नहीं होती है कि अगर आपने उसमें अपना हाथ डाला है ना तो आपका हाथ अंदर धंस जाता है, मिट्टी अंदर की तरफ धंस जाती है। तो ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, बॉग कहते हैं, जो कि कॉमनली जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके अराउंड देखने को मिलती हैं। तो बॉग्स में हमको टेरिडोफाइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और स्वैम्प्स वगैरह में देखने को मिलेंगे, पत्थरों की क्रैक्स वगैरह पे देखने को मिलेंगे। आई होप टेरिडोफाइट्स के बारे में इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और ख़ास बात होती है इनकी। अब सवाल ये कि हम कैसे पहचानें कि ये टेरिडोफाइट्स हैं या एक टिपिकल प्लांट है। हम पहचान सकते हैं इनको इनकी लीव्स की हेल्प से। देखो ट्रू लीव्स तो इनके पास आ गई हैं, लेकिन इनकी लीव्स की खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि इनकी लीव्स फेदर लाइक होती है। फेदर लाइक, फेदर का स्ट्रक्चर पता है आपको कैसा होता है, सभी ने देखे होंगे ना, पंख तो सभी ने देखे होंगे। देखो इधर पे कुछ इस तरीके से फेदर्स को हम बनाते हैं और एग्जैक्टली इनकी लीव्स भी ऐसी ही होती हैं। मतलब कि इनकी लीव्स में लीफलेट्स होती हैं बहुत सारी, है ना। आपने ऐसे पौधे देखे होंगे, जैसे कि ये मेन वो बन गई, उसकी मिडरिप बन गई, और देखो कुछ इस तरीके से, नॉट एग्जैक्टली ऐसी भी नहीं, कुछ इस तरीके से आपको लीव्स दिखाई देंगी। तो जहाँ पे आपको एक ऐसा प्लांट दिख रहा है जिसकी लीव्स कैसी हैं, बहुत सारी लीफलेट से मिलके बनी हुई है, बहुत सारी छोटी छोटी देख रहे हो आप यहाँ पे, बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियाँ मिलके एक बड़ी पत्ती बनाते हैं।
तो बहुत सारी लीफलेट्स मिलके, ये छोटी छोटी क्या है, लीफलेट्स हैं, तो ये लीफलेट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़ी लीफ बना रहे हैं। तो जब भी आपको कभी कोई ऐसा प्लांट दिखाई दे कि लीफलेट्स हैं उसके पास और उसमें कोई फल नहीं आते हैं, कोई फ्रूट नहीं आते हैं, कोई फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो तुरंत बोल दो वो क्या है, एक फर्न है। ठीक है, वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है, कौन से डिवीजन में आ रहा है, तो टेरिडोफाइटा डिवीजन में आ रहा है। आई होप इतना सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये तो बहुत ही हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। अब थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा देंगे। लेवल कैसे बढ़ाएंगे, लाइफ साइकिल समझ के बढ़ाएंगे। तो लाइफ साइकिल में होता क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जिन लीव्स की मैंने आपको बात बताई है ना, जब ये लीव्स मच्योर हो जाती हैं थोड़ी, तो इनके बेस पर, जैसे कि अगर मैं एक लीफ बनाना चाहूँ, तो ये लो मैंने क्या बनाया है, एक फर्न की लीफ बनाई है, ये मैंने बना दी। अब होता क्या है, अगर मैं एक लीफलेट को पकड़ूं और उसको मैं थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करूं, तो ये है क्या, एक लीफलेट है। और जब ये लीफ, बेसिकली मैं इस लीफलेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जब लीव्स थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है ना, तो आप इनके बेस में नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से येलोइश स्ट्रक्चर, मैंने रेड से बनाई क्योंकि अगर मैं येलो से बनाती आपको दिखता नहीं, ठीक है, तो येलोइश स्ट्रक्चर्स कुछ डेवलप हो जाते हैं, ठीक, और देखते ही देखते फिर ये येलो से ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे स्पोरेंजिया। फाइन। और ऐसी पत्तियां जो कि अपने ऊपर स्पोरेंजिया बेयर करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं टेरिडोफाइटा डिवीजन में, और थोड़ी सी इनकी लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पत्तियों के मैंने आपको बता दिया है कि खास बात क्या होती है टेरिडोफाइट्स के पत्तियों की, कि लीफलेट्स होती हैं, फेदर लाइक होती है, जैसे देखिए किसी के पंख हो, बहुत सारे छोटी छोटी लीफलेट्स मिलके एक बड़ी सी पत्ती बनाते हैं, एक फेदर लाइक अपीयरेंस आती है पत्ती की। तो जब पत्तियाँ मैच्योर हो जाती हैं तो उनके बेस में कुछ येलोइश स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। ये येलोइश स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे ब्राउन कलर के हो जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया। और ऐसी पत्तियाँ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर आपको पता है क्या होता है, इसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या होता है, स्पोर मदर सेल, यानी कि SMC। स्पोर मदर सेल स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मदर सेल है, मदर सेल क्या करेंगे, न्यू सेल्स बनाएंगे। तो बेसिकली स्पोर मदर सेल क्या करते हैं, स्पोर मदर सेल्स हम बोलते हैं कि स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स डेवलप होते हैं, किस में डेवलप होते हैं, तो ये होंगे प्रोथैलस में डेवलप। ठीक है, ये किस में डेवलप होंगे भाई, प्रोथैलस में होते हैं। प्रोथैलस में तो हो गया, लेकिन वो दिखता कैसा है, जैसा नाम है ना थैलस, वैसे ही होता है। तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके पास क्या होती हैं, थोड़ी बहुत रूट्स होती हैं और ये इंडिपेंडेंट होता है। ये एनवायरनमेंट में एज इट इज़ जीता है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर एज अ पैरासाइट प्रेजेंट है। ये इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, शेडी प्लेसेस में रहना प्रेजेंट करता है, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और रूट्स वगैरह भी होती हैं, तो रूट्स होंगी, फोटोसिंथेटिक होगा, शेडी प्लेसेस में रहेगा, क्या, प्रोथैलस। अब इसके बाद में ये जो प्रोथैलस होगा ये फर्दर हम बोलते हैं कि डेवलप हो जाता है किसमें, गैमीटोफाइट में। अब गैमीटोफाइट हम बोलते हैं कि दो टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे आपको स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, इनमें भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि गैमीटोफाइट क्या होते हैं, स्पोरोफाइट क्या होते हैं, यहाँ पे भी हमको सेम चीज़ें मिलने वाली हैं। तो गैमीटोफाइट होते हैं, आप गैमीटोफाइट हम बोलते हैं कि मेल भी होता है और हम बोलते हैं कि फीमेल भी होता है। मेल गैमीटोफाइट के पास हम बोलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं। और फीमेल गैमीटोफाइट के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, आर्किगोनिया कहते हैं। ये एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया क्या करेंगे भाई, ये एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट्स बना देंगे। इन गैमीट्स का क्या हो जाएगा भाई, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने के मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, और फर्टिलाइजेशन से हम बोलते हैं कि
जाइगोट बन जाएगा, फिर ये जाइगोट हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो में डेवलप होगा, फिर ये एम्ब्रियो जो होगा इसमें फर्दर हम बोलते हैं कि माइटोसिस होते हैं, और माइटोसिस के बाद हम बोलते हैं कि क्या हो जाएगा, बेसिकली एक स्पोरोफाइट बन जाएगा। और ये जो स्पोरोफाइट होगा इसको गैमेटोफाइट से कोई मतलब नहीं होगा। हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि जो स्पोरोफाइट बनता है ना वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही रहता है एक पैरासाइट बन के, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे कि ये जो प्रोथैलस था ये भी इंडिपेंडेंट था, है ना, ये बनता है गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोथैलस डेवलप होता है गैमेटोफाइट में, और गैमेटोफाइट फर्दर क्या बनाता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पोरोफाइट बना दिया। ये स्पोरोफाइट भी कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसे गैमेटोफाइट से मतलब नहीं होता है। और ये जो स्पोरोफाइट होता है दोबारा से हम बोलते हैं कि स्पोर्स बना देगा। आई होप इतना आप सभी को क्लियर हो गया हो। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। तो जो आपको फर्न्स दिखाई देते हैं ना, वो फर्न्स कैसे होते हैं, वो बेसिकली उनकी स्पोरोफिटिक फेज में वो नज़र आते हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। जब हमने बात करी थी ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में हमको जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, गैमेटोफाइट थी, है ना, गैमेटोफाइट थी और वो हैप्लॉइड थी। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्न्स की, टेरिडोफाइट्स की, तो मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या होती है, स्पोरोफाइट्स होती हैं। तभी तो देखो ना स्पोरोफिल बन रहे हैं, स्पोरेंजिया आ रहा है, फिर इसके बाद में स्पोर मदर सेल्स हैं, तो ये सब किस में हो रहा है, एक स्पोरोफाइट में ही तो होता है, ठीक है। तो आपको जो टेरिडोफाइट्स दिखाई देंगे उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, वो होती है स्पोरोफाइट, जो कि होती है डिप्लॉइड। आई होप ये लाइफ साइकिल सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। देखो कुछ एग्जैक्टली यही होता है। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास स्पोरोफाइट है जो कि कैसा है, 2n, यानी कि यहाँ पे डिप्लॉइड है। फिर इसके बाद में देखो ये सोरस भी हटा दो आप, लीफ के ऊपर हम बोल रहे हैं कि ये आपको दिख रही है, ये क्या है, एक लीफ है, और देखो इसमें कितनी सारी लीफलेट्स हैं। तो लीफलेट्स के बेस में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्पोरेंजिया आ गया है, और स्पोरेंजिया में हम बोलते हैं कि फर्दर क्या होता है, मियोसिस होता है, स्पोर्स बन जाते हैं। ये स्पोर्स हम बोलते हैं कि डेवलप होते हैं किसमें, प्रोथैलस में, ठीक है। ये देखो ये क्या बन गया, थैलस बन गया, प्रोथैलस बन गया। इसमें आपको इसकी रूट्स वगैरह दिखाई दे रही होंगी, है ना, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, शेडी प्लेसेस में रहता है। फिर इसके बाद में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, और फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट बनता हुआ दिखाई देगा। और ये देखो एक न्यू, आप बोल सकते हो कि गैमेटोफाइट बन चुका है। गैमेटोफाइट से हम बोलते हैं कि फिर गैमीट्स बन गए हैं, गैमीट से हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो एक नया स्पोरोफाइट बन गया। तो ये पूरी आप बोल सकते हो कि इनकी लाइफ साइकिल होती है। आई होप सभी बच्चों को टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमें अपने घरों में कुछ जगहों पर कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली प्लांट्स जैसे तो नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई फल और कोई फूल नहीं होते हैं, लेकिन वो दिखते प्लांट्स जैसे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, फर्न्स कहेंगे। तो फर्न्स लाइक प्लांट्स कौन से डिवीजन में आते हैं, टेरिडोफाइटा डिवीजन में आते हैं, और उनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, यानी कि रूट, स्टेम्स, लीव्स और रूट्स वगैरह सब प्रेजेंट होंगी। वैस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, तो आप इनको बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है। ये कैसे हैं भाई, ये हम बोलते हैं कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स है, यानी कि इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज आ गए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आ चुके हैं। और वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी तो होती है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में रहना ये पसंद करते हैं, एकदम से इनको सनलाइट अच्छी नहीं लगती है। और बॉग्स में मिलेंगे, स्वैम्प्स में मिलेंगे, पत्थरों के क्रैक्स में आपको देखने को मिलेंगे, इन जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे, सॉइल वगैरह में। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि पूरी साइकिल हमने यहाँ पे देख ली है कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, 2n। इनकी पत्तियों की खास बात ये होती है कि पत्तियाँ जो है कैसी होती हैं, फेदर लाइक होती हैं, यानी कि छोटी छोटी लीफलेट्स की बनी होती हैं। मेजॉरिटी पे इन्हीं लीफलेट्स के बेस पे कुछ येलोविश स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि बाद में ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और ऐसी पत्तियां जिनके पास स्पोरेंजिया होता है उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। इन स्पोरेंजिया में होता है स्पोर मदर सेल, ये स्पोर्स बनाती हैं, और ये स्पोर्स फर्दर डेवलप हो जाते हैं किसमें, इसमें एक प्रोथैलस में। ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है,
और ये प्रोथैलस फर्दर हम बोलते हैं डेवलप होता है कि इसमें गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट हम बोलते हैं कि दो अब एक होता है मेल गैमेटोफाइट और एक होता है फीमेल। मेल में होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडिया, फीमेल में हम बोलते हैं कि होता है आर्किगोनिया। गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और एक न्यू स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो टेरिडोफाइट्स के लिए इतना ही। एक और ख़ास बात ये है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके क्योंकि इनके पास फूल तो है नहीं, है ना, तो इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कैसे होते हैं, छुपे हुए रहते हैं, हिडन होते हैं। तो अभी तक हमने 3 डिविजन्स पढ़ लिए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, और ये तीनों के ही आप बोल सकते हो कि तीनों किस ग्रुप में आते हैं, किस सब किंगडम में आते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए क्रिप्टोगैम्स। पहले भी मैंने आपको बताया है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो क्या छुपा हुआ है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए हैं, सेक्स ऑर्गन्स छुपे हुए हैं, जैकेटेड होते हैं। आई होप एक और चीज़ है यहाँ पे कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं होते हैं। ऑल्दो इनको हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स हैं और ये वेल एडाप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ना, वो थोड़े से अंडर डेवलप्ड होते हैं। इनमें भी सीड्स नहीं बन रहे हैं, इसमें अभी आप बोल रहे हो कि ओवरी जो है फ्रूट में नहीं बदल रही है। तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थोड़े से अंडर डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए छुपे होते हैं, है ना। जब प्री मैच्योर आपने देखा होगा डिलीवरी हो जाती है, छोटा सा बच्चा आ जाता है, पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट करके नहीं आता है, तो उसको अलग से बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, इनक्यूबेटर वगैरह में रखना पड़ जाता है, बहुत नाजुक होता है ना वो, इसलिए। तो सिमिलरली यहाँ पे हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंडर डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनको छुपा के रखा जाता है। तो ये तीनों ही डिवीजन किस में आएंगे? क्रिप्टोगैम्स में आएंगे। अब 2 डिवीजन और बचे हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये डिवीजन हम बोलते हैं कि फेनोरोगैम्स में आएंगे, यानी कि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए नहीं रहेंगे। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट डिवीजन। अब नेक्स्ट डिवीजन है हमारा जिम्नोस्पर्म्स। तो अभी तक हमने थैलोफाइटा पढ़ लिया है, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है और टेरिडोफाइटा पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स में हुआ क्या? अब देखो, धीरे धीरे हम बोल रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो अपने एक्वेटिक हैबिटाट को छोड़ करके वो लैंड पर आना चाह रहे हैं, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बनना चाह रहे हैं। पर मैं अगर आपको बताऊं कि लैंड पर सरवाइव करना जो है ना, इतना आसान नहीं होता है जितना कि लग रहा है। पानी में सरवाइव करना, एक्वेटिक लाइफ जो है जीना, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को लैंड पर आकर के रहने की बात आती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लैंड पर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनकी बॉडी आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिलेगी। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी बॉडी बहुत ही सिंपल होती है, बेसिक स्ट्रक्चर से वो अपनी पूरी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन जब बात आती है लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, तो उनकी बॉडी को कॉम्प्लेक्स होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? क्योंकि बेसिकली वो सारी एडाप्टेशंस होती हैं। अगर वो एडाप्टेशंस बॉडी में नहीं आएंगी तो लैंड पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कंक्लूड हम ये करते हैं कि लैंड पर सर्वाइव करना इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन प्लांट्स को तो लैंड पर आने की जल्दी है, उनको तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बनना ही है। तो अगर मैं बोलूँ कि सबसे बड़ा खतरा प्लांट्स को लैंड पर आने का ये था कि जैसे कि हमने देखा कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा जाइगोट, जाइगोट के बाद बन जाएगा एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो सूख ना जाए, क्योंकि भाई लैंड पर तो हमको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी देखने को मिलेंगी। कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं कि गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाएगा। तो कहीं इतनी ज़्यादा सनलाइट से, इतने ज़्यादा हार्श कंडीशन से कहीं एम्ब्रियो सूख ना जाए। भाई जब तक कि प्लांट्स पानी में थे तब तक तो ये था कि कंटिन्यूसली मॉइस्चर मिल रहा है एम्ब्रियो को, तो किसी भी तरह की कवरिंग, किसी भी तरह की कोटिंग की उसको ज़रूरत नहीं थी, वो नहीं सूख सकता था क्योंकि वो पानी में ही है ना, तो कैसे सूखेगा। लेकिन जब एम्ब्रियो आ जाता है लैंड पर, तो हाँ, लैंड पर सूखने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर एम्ब्रियो ही सूख गया तो फिर एम्ब्रियो में फर्दर हम बोलते हैं कि माइटोसिस होकर के स्पोरोफाइट कैसे बनेगा,
है ना। स्पोरोफाइट में हम बोलते हैं कि मियोसिस हो करके स्पोर्स कैसे बनेंगे, मतलब जो पूरी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि एम्ब्रियो से ही तो देखा जाए तो शुरुआत हो रही है एक नए प्लांट की, है कि नहीं। एम्ब्रियो ही जो है वो डेवलप होगा स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट से निकलेंगे स्पोर्स, स्पोर्स बनाएंगे क्या, एक न्यू गेमेटोफाइट। तो अगर हमने जो बेसिक चीज़ है एम्ब्रियो को अगर हमने सुखा लिया है तो फिर आगे की साइकिल पॉसिबल कैसे होगी, न्यू गैमेटोफाइट्स, न्यू प्लांट बॉडीज़ कैसे बन पाएंगी। तो एम्ब्रियो को सेव करना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और लैंड पर आने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक प्लांट्स के लिए यही था कि उनके जो एम्ब्रियोज़ हैं वो सूख रहे थे। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से कोई ना कोई एडाप्टेशंस जो है ना लानी पड़ेंगी बॉडी के अंदर, तभी तो फिर टेरेस्ट्रियल लाइफ पॉसिबल है, वरना तो क्या होगा, टाटा बाय बाय बोल करके दोबारा से पानी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एक और नई एडाप्टेशन आई प्लांट्स के अंदर और वो था सीड्स का प्रोडक्शन। तो आज इस पर्टिकुलर डिवीज़न में हम जिन प्लांट्स की बात करेंगे उन प्लांट्स के पास क्या होंगे, आप बोल सकते हो कि सीड्स होंगे, ठीक है। वो सीड्स बियर करेंगे, वो सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, और यही सीड्स क्या होता है, एम्ब्रियो को सराउंड करते हैं, उसको कवर करते हैं, इनक्लोज करते हैं और उसको सूखने से बचाएंगे। तो अगर एम्ब्रियो सुरक्षित है, एम्ब्रियो अगर सेफ है, तो फिर आगे की जो पूरी लाइफ साइकिल है न्यू प्लांट बॉडी के बनने वाली, वो भी जो है ना सेफ हो जाएगी और नए नए प्लांट बॉडीज़ फॉर्म हो पाएंगे। आई होप इतना सब बच्चों को क्लियर है। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं किसी फ्रूट की, है ना, अगर हम बात करेंगे, चलो अपने फेवरेट मैंगो की बात करते हैं हम, तो ये लो, ये हमने बना दिया क्या, मैंगो। मैंगो के अंदर सबको पता है गुठली होती है, खट्टी खट्टी गुठली। तो ये गुठली क्या होती है भाई, वो होता है उसका सीड। और जो हम खाते हैं, जो हम पल्प खाते हैं, वो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सीड और ये जो पल्पी पोर्शन है जो हम खाते हैं वो आता कहाँ से है, तो अगर मैं बात करूं फ्लावर के किसी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो जो सीड है वो डेवलप होता है कहाँ से, ओव्यूल से, ठीक है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ये हम एंजियोस्पर्म में भी देखेंगे कि ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, फाइन। और जो हमने फ्रूट हम खाते हैं, ठीक है, बेसिकली जो हम फ्रूट खाते हैं, जो पल्पी पोर्शन हम खाते हैं, वो कहाँ से आता है, वो आता है ओवरी से, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी भी होती है, और अभी तक ये ओवरी आई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आगे नेक्स्ट डिवीजन में हम वो भी पढ़ लेंगे। तो ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। तो अभी जो हम डिवीजन पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में हमें कहाँ तक कहानी मिलेगी, कहाँ तक की हमें दिखेगी, ये सीड तक की, कि होता क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स में आने वाले जो प्लांट्स हैं वो अपने एम्ब्रियो को सनलाइट से या डिहाइड्रेशन वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और यही ओव्यूल्स क्या बना देते हैं, सीड बना देते हैं। बेसिकली ओव्यूल के अंदर होता है एग। ये मत समझना कि एग नहीं बनेगा, एग तो बनेगा भाई। एम्ब्रियो कैसे बन रहा था, एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से। जाइगोट कैसे बन पा रहा था, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे थे, जब उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो मेल गैमेट्स को तो हम बोल रहे थे एंथेरोजॉइड्स हैं, ठीक है। इसके बाद में फीमेल गैमेट्स मतलब क्या, फीमेल गैमेट्स मतलब कि एग्स। तो जो आर्किगोनिया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था आर्किगोनिया, वो एग्स बना रहा था। तो मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर के फ्यूज़ होकर के जाइगोट बना रहे थे, ठीक है। लेकिन एक एडिशनल यहाँ पे चीज़ क्या आ गई है, एडिशनल चीज़ आ गई है यहाँ पे ओव्यूल। तो अब जो एग प्रोड्यूस होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एग प्रोड्यूस करेंगे, वो कहाँ होगा, इस ओव्यूल के अंदर है। तो ये रहा एग और ये रहा क्या, ओव्यूल, ठीक है। आई होप ये वाली बातें सभी को क्लियर है कि कहाँ से आया है ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल के बारे में हमें पढ़ना है, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई इस वाले डिवीजन की खास बात क्या है। तो खास बात बस यही थी कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आ गया है, ओव्यूल आ गया है। तो अब सवाल ये आता है कि और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। देखो, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है। नेकेड मतलब कि ऊपर की कोई कवरिंग नहीं है, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। तो सीड्स बेयरिंग प्लांट्स आते हैं इस डिवीजन में, जिम्नोस्पर्म्स में। डिवीजन के नाम को अगर हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करें तो हमें पता चलेगा कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। अब आप बोलोगे कि सीड्स तो है लेकिन उनको हम नेकेड क्यों बोल रहे हैं, नेकेड मतलब क्या, कि कोई कवरिंग नहीं है। तो ऐसा क्या है कि सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं है,
कवरिंग मतलब का क्या है, फ्रूट नहीं है। नॉर्मली जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के अंदर हमें सीड्स दिखाई देते हैं। क्या कभी एवे ही आपने मैंगो की गुठलियाँ रखी हुई देखी हैं क्या, या कभी आपने नॉर्मली ऐसे ही एप्पल के सीड्स देखे हैं क्या, या पपाया के सीड्स देखे हैं क्या, ब्लैक कलर के काली मिर्च जैसे दिखते हैं, देखे हैं क्या, नहीं देखे। हमेशा सीड्स आपको देखे मतलब क्या कि प्लांट है, पपाया ट्री है, पपाया ट्री पे आपको सीड्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सीड्स तो कभी नहीं दिखेंगे जब तक कि आप उसके फ्रूट को कट नहीं करोगे। तो पपाया ट्री में आपको पपाया लटके हुए दिखेंगे, उस पपाया को कट करके देखोगे तो उसके अंदर आपको सीड्स मिलेंगे, पपाया की सीड्स। एज सच आपको किसी ट्री में, पपाया ट्री में पपाया के सीड्स लगे हुए नहीं दिखाई देंगे। तो अगर मैं एक बात करूँ टिपिकल प्लांट की, ट्री की, तो उसमें जो सीड्स हैं वो आप बोल सकते हो कि फ्रूट के अंदर ही एनक्लोज होकर के आते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की, तो खतरा था लैंड पर रहने में, इसीलिए सीड्स तो आ गए, ओव्यूल्स बन गए, और यही ओव्यूल्स डेवलप हो जाएंगे किसमें, सीड्स में। लेकिन हाँ, अभी इन सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं आई है, इसीलिए इनको हम नेकेड बोल रहे हैं, यानी कि इनमें फ्रूट्स एब्सेंट है। ठीक है, इनमें क्या है भैया, फ्रूट्स एब्सेंट है। तो सीड्स आ गए हैं फॉर्चुनेटली, लेकिन फ्रूट्स अभी भी एब्सेंट है। तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम बोल रहे हैं कि सीड्स तो आए। धीरे धीरे बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। पहले बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स थे, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, एडेप्टेशंस आती जा रही हैं, ताकि जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से लैंड पर ये सर्वाइव कर पाएँ। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, ये बहुत पुराने हैं। कितने पुराने हैं कि भाई इनमें से तो दो कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको कि हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। अगर मैं बात करूं फॉसिल की, तो फॉसिल हम बोलते हैं कि बहुत पुरानी चीज़। हमारे लिए फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हम बोलते हैं कि पेट्रोल है हमारे लिए, है ना, लकड़ी है। तो क्या पेट्रोल अभी अभी ताज़ा ताज़ा बन के आया है पेट्रोल पंप में? नहीं, कई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स की मेहनत होती है, तब जा कर के पेट्रोल, ऑयल वगैरह बनता है। तो इसीलिए उसको हम फॉसिल फ्यूल तो है, क्योंकि उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी एनर्जी डिराइव करने के लिए। फॉसिल क्यों? क्योंकि बहुत पुराना है। तो अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स में भी दो स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। यानी कि फॉसिल्स तो हैं बहुत पुराने हैं, लेकिन वो अभी भी कैसे हैं, जिंदा है। कौन कौन है? तो ये है साइकस और ये है गिंको। ठीक है, देखो गिंको ऐसा दिखता है। बेसिकली इसकी जो पत्तियां हैं ना, वो ग्रीन होती हैं, लेकिन जब पत्तियों के झड़ने का सीज़न आता है ना, तो ये सारी येलो हो जाती हैं, जैसे कि नॉर्मल ट्रीज़ में होता है। और फिर इसके बाद में ये सारी पत्तियां जो हैं झड़ जाती हैं। तो लेकिन जब ये जो टाइम होता है ना कि सारी पत्तियां येलो हो जाती हैं और फिर झड़ती हैं, ये बहुत सुंदर टाइम होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स हैं या गोल्ड के फ्लावर्स हैं, पेटल्स हैं, और वो सब झड़ रहे हैं। तो इसको देखने के लिए, इसका जो शेडिंग सीज़न होता है, गिंको ट्री के लीव्स का जो शेडिंग सीज़न होता है, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, और ये चाइना वगैरह में बहुत फेमस है। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि साइकस और गिंको क्या होते हैं, दोनों लिविंग फॉसिल इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पता है ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, इसलिए फॉसिल इनको नाम दे दिया। लेकिन ये अभी भी हैं, ये ख़त्म नहीं हुए, ये हैं अभी भी, इसलिए इनको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। अब बार बार पुराने पुराने, तो कितने पुराने हैं? ये हैं डायनासोर्स के टाइम के। आपने सुना होगा ना, जुरासिक पार्क वगैरह पिक्चर का नाम है। जुरासिक पीरियड था, वैसे ही एक ट्रायसिक पीरियड भी होगा, आगे जाकर के 10th में आप पढ़ेंगे। तो एक ट्रायसिक पीरियड था, तो ये ट्रायसिक पीरियड के हैं दोनों ही, साइकस एंड गिंको। सोचो इतने पुराने हैं। हम बात करते हैं डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स भाई हर्बीवोर्स भी तो थे ना, कुछ क्या खाते थे, हर्बीवोर्स थे, यानी कि पेड़ों की पत्तियां वगैरह खाते थे। तो सवाल यह है कि इतने पुराने होकर के आज तक जिंदा है, कि डायनासोर्स ही नहीं है, लेकिन डायनासोर्स जिन पेड़ों की पत्तियों को खाते थे वो अभी जिंदा हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत पुराने हैं। और सवाल ये है कि ये कैसे इतने लंबे ड्यूरेशन तक आते गए। अगर मैं इनकी एवरेज लाइफ स्पैन की बात करूँ ना, तो 3000 ईयर्स की होती है एवरेज लाइफ स्पैन, यानी कि 3000 ईयर्स तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। तो इतना लंबा पीरियड जो ये
रहते हुए आ रहे हैं, जीते हुए आ रहे हैं कि ट्रायसिक पीरियड से अभी तक ये एक बहुत लंबा पीरियड है। और इस इतने पूरे लंबे पीरियड में ये कैसे सर्वाइव कर पाए? जाहिर है एडेप्टेशंस को अपना करके, डिफरेंट एडेप्टेशंस ये अपने अंदर लाते गए और अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते गए, है ना। और इतने लंबे पीरियड में ये है हमारे, इतने लंबे पीरियड से है ये हमारे पास, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल कहते हैं। लाइफ स्पैन तो मैंने आपको बता दिया है, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि ये पेरिनियल भी हो सकते हैं, एवरग्रीन भी हो सकते हैं, यानी कि थ्रू आउट द ईयर इनके पास इनकी लीव्स जो हैं वो रहती हैं, तो पेरिनियल हो सकते हैं, एवरग्रीन हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि ये वुडी होते हैं, यानी कि इनमें आपको वुड देखने को मिलेगी। मोस्टली कैसे होते हैं? ये वुडी होते हैं, ठीक है। मोस्टली कैसे होंगे? वुडी होंगे। अगर हम बात करें पाइन की, देवदार वगैरह की, तो वो सब कैसे होते हैं? वुडी होते हैं। वुडी ट्रीज हैं, जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं टॉलेस्ट ट्री की, कि पूरी दुनिया में सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, तो वो भी हम बोलते हैं कौन है? एक जिम्नोस्पर्म ही है, ठीक है। वो कौन है? एक जिम्नोस्पर्म है, और उसको हम क्या कहते हैं? रेड वुड ट्री। क्या कहेंगे? रेड वुड ट्री। इसकी जो हाइट है ना वो 100 मीटर से भी ऊंची रहती है, 100 मीटर प्लस हाइट होती है। 100 मीटर आप समझ लो कि 30 से 35 स्टोरी बिल्डिंग तक की हाइट, है ना। डुप्लेक्स होता है, ट्रिप्लेक्स होता है, ऐसी 30 आप वो बनाते जाओ, व्हाट डू कॉल इट, स्टोरी बिल्डिंग, तो उतने लंबे लंबे जो है ये यहाँ पे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। तो लाइफ स्पैन इनकी बहुत ज़्यादा होती है। पेरिनियल हो सकते हैं, एवरग्रीन हो सकते हैं, मोस्टली वुडी होते हैं, जैसे कि देवदार और पाइन वगैरह। और इनका जो हाइट है वो भी बहुत लंबा हो सकता है। जैसे ये साइकस है, साइकस ये आपने अधिकतर किसी पार्क वगैरह में ज़रूर देखा होगा। अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पार्क जाना एक बार, और इस तरह के पेड़ों को ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ये मिल जाता है। तो छोटे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े हैं, तो छोटे भी होते हैं। एक होता है यूकेलिप्टस का पेड़, वो होता है एंजियोस्पर्म, लेकिन उसको भी ये मात दे जाते हैं, उससे भी बड़े हो जाते हैं ये, ठीक है। कौन होते हैं वो? रेडवुड ट्रीज। तो अगर आप बात कर सकते हैं लिविंग फॉसिल की, तो जिम्नोस्पर्म डिवीजन में आपको साइकस और गिंको मिलेंगे। और अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड के टॉलेस्ट ट्री की, तो जिम्नोस्पर्म्स में ही आपको मिलेंगे रेडवुड ट्रीज, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हो रहे हैं, और अब तो ओव्यूल भी आ गया है, सीड्स भी बन रहे हैं ओव्यूल से, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्लांट बॉडी होगी वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बाकायदा रूट्स होने वाली हैं, बाकायदा स्टैम्स होने वाले हैं, बाकायदा लीव्स होने वाली हैं, सब कुछ होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। लेकिन यहाँ पे है एक छोटा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि जो जाइलम होता है ना, देखो ये पाइनस है, ठीक है, ये पाइनस है। तो जो जाइलम होता है ना, जाइलम में जो ट्रू वेसल होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जिसके पास 4 एलिमेंट्स होते हैं ना, वेसल्स होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स वगैरह। तो इधर देखो जाइलम के पास जो ट्रू वेसल्स हैं वो नहीं होती हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फ्लोएम की, तो फ्लोएम में भी हम बोलते हैं कि जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स वो भी इनमें एब्सेंट होंगे। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, लेकिन जाइलम में ट्रू वेसल्स नहीं होंगे और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे। बट कोई बात नहीं, इनके बिना भी ये अच्छे से सक्सेसफुली सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। तभी तो डायनासोर्स के पीरियड से लेकर के अभी तक हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनको लिविंग फॉसिल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके टाइम के मतलब ट्रायसिक पीरियड में जब ये थे तो उस समय कुछ और भी तो स्पीशीज़ होंगी ना, तो वो स्पीशीज़ जो है ना एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन ये अभी तक हैं। यानी कि इनके साथ वाले चले गए लेकिन ये अभी तक हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी तरीके से एडाप्टेशंस तो इन्होंने करी ही होंगी। तो मैंने आपको वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में भी बता दिया। अब इनके हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया था ना टेरिडोफाइट्स में कि लीव्स के बेस पे, है ना, टेरिडोफाइट्स की लीव्स के बारे में हमने देखा था
कि कैसी होती हैं, फेदर लाइक होती हैं, लीफलेट्स होती हैं। और इन्हीं लीफलेट्स के बीच में के बेस में ऑब्वियसली पता है जब मैच्योरिटी आएगी तो बेस में स्पोरेंजिया डेवलप हो जाते हैं, येलोविश कलर के होते हैं, फिर धीरे धीरे वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और ऐसी पत्तियाँ जिनके पास हम बोलते हैं कि स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया आ जाते हैं, उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। अब जो ये हमने बात करी थी टेरिडोफाइट्स की, जब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स इस चीज़ को एक कदम और आगे ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं कि जो स्पोरोफिल्स हैं, यानी कि वो वाली पत्तियाँ जिनके बेस में स्पोरेंजिया है, वो स्पोरोफिल्स, वो पत्तियाँ एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होकर के ये कॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ज़रूर आपने देखे होंगे, ये पार्क्स वगैरह में आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कोन्स में अरेंज हो जाते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स में कि स्पोरोफिल्स यानी कि वो पत्तियाँ जिनके पास होते हैं स्पोरेंजिया, उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इस चीज़ को एक कदम और आगे ले गए हैं, एक स्टेप और आगे ले गए हैं। उनने क्या किया है, जो स्पोरोफिल्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया है, और इकट्ठा करके क्या बना दिए हैं, इस तरीके से कोन्स बना दिए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कोन्स क्या है, दिखने में ऐसा लगता है कि ये उसके फल हैं, है ना देखो पाइनस कैसा लग रहा है, यहाँ पे फल हैं उसके, लेकिन ये फ्रूट्स नहीं होते हैं, इनको हम कोन्स कहते हैं। कोन्स कैसे बने हैं? स्पोरोफिल्स को एग्रीगेट करके, इकट्ठा करके ही ये कोन्स बने हैं। तो जिम्नोस्पर्म एक स्टेप आगे ले गए हैं स्पोरोफिल्स को। अब होता क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे ना आपको इसके अंदर सीड्स क्लियरली यहाँ पे दिखाई देंगे इसके, ठीक है। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो इनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो फैल जाते हैं, तो एक नया प्लांट फिर वहाँ से आ जाता है। तो होता क्या है, पूरी प्रोसेस में आपको बता देती हूँ कि ये क्या बन गए हैं, कोन्स बन गए हैं। आ गई आपको बात समझ में? अब दो होते हैं कोन्स, एक होता है मेल कोन और एक होता है फीमेल कोन। जो मेल कोन है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोन्स में हम बोल रहे हैं कि है क्या, अंदर तो स्पोरेंजिया ही है ना भाई। हमेशा ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो कोन्स हैं इनके अंदर स्पोर्स है, इनके अंदर स्पोरेंजिया है। कैसे भाई? ये कोन्स बने किससे हैं? ये कोन्स स्पोरोफिल से ही तो बने हैं। स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया के अंदर हम बोलते हैं कि स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि स्पोर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे भी कोन्स जो है वो क्या है, स्पोरोफिल्स को इकट्ठा करके एक कोनिकल स्ट्रक्चर बना दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि कोन्स के अंदर स्पोरेंजिया होता है, एक होता है मेल कोन और एक होता है फीमेल कोन, ठीक है। कोन्स के अंदर है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, स्पोरेंजिया के पास होती है स्पोर मदर सेल, और ये स्पोर मदर सेल क्या करेंगी, स्पोर्स बनाएंगी। तो जो मेल कोन होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल कोन्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना। क्या बोला मैंने, एक होता है मेल कोन, देखो इधर, एक होता है मेल कोन और एक होता है फीमेल कोन। दोनों ही कोन्स के अंदर है क्या, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के पास है क्या, स्पोर मदर सेल। तो मेल कोन के अंदर जो स्पोर मदर सेल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरो के ऊपर, स्पोर मदर सेल। तो मेल कोन के अंदर जो स्पोर मदर सेल है वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और जो फीमेल कोन्स है उनके अंदर जो स्पोर मदर सेल है वो क्या बनाएंगी, मेगास्पोर्स, ठीक है। क्या बनाएंगी, मेगास्पोर्स। अब एक स्टेप हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बन गए, मेगास्पोर्स बन गए। अब ये माइक्रोस्पोर्स फर्दर डेवलप हो जाएंगे, फर्दर डेवलप होकर के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे पॉलन ग्रेन्स। अभी तक हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है। जितने भी अभी तक हमने डिवीजन पढ़े हैं किंगडम प्लांटे के, कहाँ पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स, कहीं भी नहीं हमने वर्ड सुना। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में हमें यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। और सिमिलरली जो हमारा मेगास्पोर होगा, मेगास्पोर फर्दर किस में डेवलप होगा, वो डेवलप हो जाएगा ओव्यूल में। और इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, ओव्यूल के अंदर होगा एग, जो कि है क्या, एक फीमेल गैमीट। तो पोलन ग्रेन्स क्या है, पोलन ग्रेन्स हम बोलते हैं कि मेल गैमीट है, और हमारे जो ओव्यूल के अंदर एग्स हैं, एग्स क्या है, वो है फीमेल गैमीट,
ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। कहाँ हुआ है? कोन्स के अंदर हुआ है। ठीक है, तो मेल कोन के अंदर बने माइक्रोस्पोर्स, फीमेल कोन के अंदर बने मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो गए पोलन ग्रेन्स में, मेगास्पोर्स हो गए ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर है एग्स। अब है क्या कि पानी पे डिपेंडेंसी तो ख़त्म करनी है ना। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि जो एंथ्रेजॉइड्स होते थे वो पानी में तैरते तैरते जो है किसी तरह से पहुंचते थे आर्किगोनिया तक। आर्किगोनिया में होता था एग यानी कि फीमेल गैमेट। ब्रायोफाइट्स में तो हमने यही देखा था। तो लैंड पर आते हुए भी उनको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए था, इसलिए ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस कहते थे। अगर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स की भी ऐसी ही कहानी होती है, लेकिन एग्जैक्टली उनको उतना पानी नहीं चाहिए होता है ब्रायोफाइट्स के लिए। जैसे ब्रायोफाइट्स को चाहिए होता है ना फर्टिलाइजेशन के लिए पानी, उतना नहीं चाहिए होता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। आप बोल सकते हो कि एक थिन फिल्म, किताबों में लिखा रहता है कि एक थिन फिल्म चाहिए होती है पानी की एंथेरोजॉइड्स को फीमेल गैमेट यानी कि एग्स तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, ये जो है ना पाइनस वगैरह और ये साइकस वगैरह है ना, ये जितने भी हैं देवदार वगैरह, ये हमको, ये जो हमारा हिमालयन रीजन है, हिमालय माउंटेन है, पर्वत है, वहाँ पे भी हमको ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं। अब पहाड़ों पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, पानी कहाँ से आएगा? तो कोई ना कोई और तरीका तो होना चाहिए ना कि मेल गैमेट पहुँचे फीमेल गैमेट तक। कब तक पानी पे अपनी डिपेंडेंस रखेंगे भाई? इतना इवॉल्व होते आ रहे हैं कि एम्ब्रियो को बचाने के लिए सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओव्यूल बन रहा है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज कराने के लिए, पास पास लाने के लिए भी कोई नया तरीका होना चाहिए ना। कब तक पानी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी? खुद ही सोचो। तो होता क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये उड़ के यानी कि एयर के थ्रू, अब यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता है यानी कि पोलन ग्रेन्स उड़ के एग तक पहुंच जाते हैं, फीमेल कोन्स के पास पहुंच जाते हैं, एग को फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइज करने के बाद में ऑब्वियसली बात है जाइगोट बनेगा। जाइगोट हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। फिर इसके बाद में एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि क्या बना देगा? स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो मेन प्लांट बॉडी है इनमें जिम्नोस्पर्म्स में, वो भी क्या है? स्पोरोफाइट ही है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। तो प्लांट क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लांट अपना डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फेज या स्टेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने टेरिडोफाइट में भी पढ़ी थी। ठीक है, और अभी भी पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होगी? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ही होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर के कोन्स बनाते हैं। और कई बार हमको यहाँ पे स्ट्रॉबिलाई भी देखने को मिलते हैं, वो अलग से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनमें हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स इंडिविजुअली प्रोड्यूस होते हैं, एयर से, एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे और उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन से जो है पोलन ग्रेन्स एग तक पहुँचते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से फिर हम बोलते हैं कि फर्दर क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो एक न्यू प्लांट हमें यहाँ पे प्लांट बॉडी देखने को मिल जाएगा। आई होप इतना सभी बच्चों को हो गया होगा क्लियर। तो जिम्नोस्पर्म्स की कहानी बस इतनी ही थी। तो एक बार फटाफट से छोटा सा क्विक सा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि लैंड पर आना इतना भी मुश्किल नहीं था प्लांट्स के लिए, इतना भी आसान नहीं था प्लांट्स के लिए। अभी तक तो वो अपने एक्वेटिक हैबिटाट में थे, लेकिन अगर उनको लैंड पर आना है तो एक बहुत ही बड़ा खतरा ये था कि कहीं उनके एम्ब्रियो सूख ना जाए, और अगर एम्ब्रियो सूख जाएंगे तो फिर हम बोलते हैं कि फर्दर जो पूरी आगे की साइकिल है, स्पोरोफाइट नहीं बनेंगे, स्पोरोफाइट नहीं बनेंगे तो स्पोर्स नहीं बनेंगे, स्पोर्स नहीं बनेंगे तो फिर गैमेटोफाइट कैसे बनेंगे, गैमीट्स कैसे बनेंगे, तो पूरी की पूरी जो साइकिल है वो रुक जाएगी और स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने लगेगी। ये सब क्यों होगा? क्योंकि एम्ब्रियो ख़त्म हो जाएगा। तो एम्ब्रियो को बचाना था। एम्ब्रियो को बचाने के लिए हुआ क्या? एम्ब्रियो को बचाने के लिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स ने सोचा कि उसके ऊपर की एक कवरिंग बना लेते हैं ताकि एम्ब्रियो जो है सूख ना जाए हार्श कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा सनलाइट में। तो उस ऊपर वाली कवरिंग को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो की ऊपर वाली कवरिंग को, उसे हम कहते हैं सीड। क्या कहेंगे भाई? सीड कहेंगे। और
ये सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर सीड ने एम्ब्रियो को तो कवर कर ले लेकिन सीड को कवर करने वाला कोई नहीं है, यानी कि फ्रूट नहीं है, इसलिए इनको हम नेकेड सीड्स कहते हैं और इसलिए इनको हमने जिम्नोस्पर्म्स डिवीज़न में डाला है। मोस्टली कैसे होते हैं, वुडी होते हैं, जैसे कि देवदार हो गया है ना, पाइन ट्री वगैरह हो गया, और इसके साथ में इनकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, एवरेज 3000 ईयर्स तक ही रह जाते हैं और लंबे भी बहुत होते हैं। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री एक रेडवुड ट्री है जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, और ये बहुत पुराने होते हैं, ट्रायसिक पीरियड से चलते आ रहे हैं, इसलिए साइकस और गिंको को हम क्या कहते हैं, इनको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्यों कहते हैं लिविंग फॉसिल, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, ना, पूर्वजों के टाइम से, इनके आस साथ के जो बाकी स्पीशीज़ थी वो सारी एक्सटेंट हो गई, लेकिन ये अभी तक है, इतने लंबे पीरियड को जीते हुए आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इनके पास एडेप्टेशंस बहुत सारी थी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते गए। तो ये है गिंको, ऐसा दिखता है, और ये है साइकस, ईजिली आपको किसी भी पार्क में देखने को मिल जाएगा, ये इतने आसानी से नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू स्टैम्स, लीव्स, रूट्स वगैरह सब होगा। जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है, लेकिन जाइलम में ट्रू वेसल्स एब्सेंट है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है। अब होता क्या है कि जो हमने स्पोरोफिल्स की बात करी थी, ये स्पोरोफिल्स एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होकर के क्या बना लेते हैं, कोन्स बना लेते हैं। तो कोन्स भी दो टाइप के होंगे, मेल और फीमेल। जो मेल कोन है वो थोड़ा सा छोटा होता है, फीमेल कोन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मैं इसकी लाइफ साइकिल आपको दिखा ही देती हूँ, ये देखो, ये है क्या इसकी पूरी। अब इस पूरी लाइफ साइकिल में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लाइफ साइकिल को हम स्टार्ट करेंगे एक जिम्नोस्पर्म से, एक प्लांट बॉडी से, ठीक है। अब प्लांट बॉडी में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे क्या, कोन्स। तो बीच में क्या है, एक फीमेल कोन है और उसके अगल बगल आपको बहुत सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, मेल कोन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब कोन्स हैं, कोन्स कैसे बनते हैं अभी बताया है मैंने, स्पोरोफिल्स को एग्रीगेट करके, यानी कि स्पोरोफिल्स को इकट्ठा करके। स्पोरोफिल्स वो लीव्स होती हैं जिनके पास स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया के पास स्पोर मदर सेल्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेल और फीमेल कोन्स हैं इनके पास भी क्या होंगी, स्पोर मदर सेल्स होंगी। तो ये जो मेल कोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मेल कोन्स में जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी, और फीमेल कोन्स, मेल कोन्स की स्पोर मदर सेल्स माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी और फीमेल कोन्स की जो अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगी वो क्या बनाएंगी, मेगास्पोर बनाएंगी। तो दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स। फिर इसके बाद में ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। देखो जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड है, लेकिन जो स्पोर्स बने हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में मियोसिस हुई है, ठीक है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। फिर इसके बाद में माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद हम बोलते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स है वो डेवलप हो जाएंगे किसमें, मेल गैमेट्स में, मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे ही हमको सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स सुनने में आया है। तो हम बोल रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डेवलप हो गए मेल गैमीट्स में, यानी कि पोलन ग्रेन्स में, और जो मेगास्पोर है वो डेवलप हो गया है किसमें, फीमेल गैमीट में, फीमेल गैमीट यानी कि एग। अब एग तो है लेकिन उसके अराउंड एक कवरिंग भी है, उसकी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग भी है, और उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो बिल्कुल मेगास्पोर जो है डेवलप हो गया है एग में, लेकिन ये एग किसके अंदर एनक्लोज्ड है, ओव्यूल के अंदर है। फिर क्या होगा, देखो पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन के बाद में हम बोलते हैं कि जो मेल गैमेट्स हैं यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आ जाएंगे उड़ते हुए किसके पास, तो फीमेल गैमेटोफाइट के पास, और एग के साथ जो है फ्यूज़ हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। ये देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद में हम बोलते हैं ऑब्वियस सी बात है जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो तो बनेगा लेकिन एम्ब्रियो किसके अंदर होगा, जिस ओव्यूल की अभी हम बात कर रहे थे कि ओव्यूल के अंदर ही है एग, वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या एग्जैक्टली सीड है, और इसी सीड के अंदर हम बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्योंकि अब लैंड पर है ना, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं ये सारे, तो ऐसा ना हो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से कुछ नुकसान हो जाए एम्ब्रियो को, तो ये पूरी साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाए। और यही एम्ब्रियो और सीड मिलके क्या करते हैं, ग्रो करेंगे। इनमें हम बोलते हैं माइटोसिस होगी। माइटोसिस के बाद देखो एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो शुरुआत हमने एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट से ही करी थी जो कि कैसा था, डिप्लॉइड था, और देखते ही देखते
गैमेटोफाइट स्टेज आई। देखो गैमेटोफाइट स्टेज यहाँ पे बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। जब हम बात कर रहे थे थैलोफाइट्स की, तो थैलोफाइट्स में हमने देखा था कि उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है। एक्चुअली ये बहुत ही प्रिमिटिव आप बोल सकते हो कि प्लांट्स थे, तो इनके पास बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे और गैमेटोफाइट जो है उनकी मेन प्लांट बॉडी होती थी। और ये गैमेटोफाइट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तभी इनसे जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। हैप्लॉइड गैमेट्स ही फ्यूज़ होकर क्या करते हैं, डिप्लॉइड ज़ाइगोट और फर्दर फिर एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे प्रिमिटिव प्लांट्स की, तो वो कैसे थे, उनकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइटिक स्टेज की थी। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जा रहा है तो देखो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्पोरोफिटिक होगी, जो कि क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो और इसी स्पोरोफिटिक बॉडी से हम बोलते हैं कि स्पोर्स बनेंगे। इन स्पोर्स से हम बोलते हैं कि ये डेवलप हो जाएंगे गैमीट्स में। गैमीट्स हम बोलते हैं कि फर्दर फ्यूज़ होकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएंगे और एम्ब्रियो फिर से हम बोलते हैं कि एक नया स्पोरोफाइट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो गैमेटोफाइट एकदम से यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गई, ये स्टेज है लेकिन बहुत ही छोटी स्टेज है। यूजुअली तो हम बोलते हैं कि जब प्लांट ग्रो होगा, बड़ा होगा, है ना, तब तक तो उसकी स्पोरोफिटिक स्टेज ही चलेगी। लेकिन जब हम बात करेंगे स्पोर्स की, पोलन ग्रेन्स वगैरह बनने की, गैमेट्स वगैरह बनने की, तो बीच में हमको कहीं वहाँ पे उनके लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक स्टेज दिखाई देगी। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया है। तो इसी के साथ में हमारा जो किंगडम प्लांटे का जो सेकेंड लास्ट डिवीज़न है जिम्नोस्पर्म्स, वो हमने फिनिश कर लिया है। और अब बारी आती है किंगडम प्लांटे के लास्ट डिवीज़न को पढ़ने की, और जो कि है एंजियोस्पर्म्स। और जब भी बात आती है एंजियोस्पर्म्स की तो तुरंत हमारे दिमाग में आती हैं दो बातें। पहली बात क्या होगी, पहली बात होगी कि बहुत सारे फ्लावर्स। भाई फ्लावर्स का तो कहना ही क्या है, फ्लावर्स ने हम सभी ह्यूमन बीइंग्स की ज़िंदगी को जो है ना बहुत ही कलरफुल बना दिया है। अगर हम बात करते हैं फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स देखो कितने तरह के होते हैं, कितने कलर्स के होते हैं, वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। कुछ बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है, और कुछ बिल्कुल ऐसा लगता है कि फ्लावर बनते बनते बिल्कुल रह गए हैं, 2-3 सी उनमें पेटल्स होंगी, पंखुड़ियाँ होंगी। खैर वो भी अपनी जगह उसकी एक वैरायटी है, स्पीशीज़ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वैरायटीज़ की, डाइवर्सिटी की, तो फ्लावर्स में तो भाई वैरायटीज़ की कमी नहीं है। जो कलर आप बोलो, जो साइज़ आप बोलो, जो भी बोलो, उस हिसाब का फ्लावर आज हमारे पास है। और तो पहली चीज़ तो हो गई हमारे पास फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स में, और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास फ्रूट्स। सो थैंक्स टू एंजियोस्पर्म्स हमारी लाइफ को डिलिशियस और टेस्टी बनाने के लिए, अगर हमारे पास फ्रूट्स नहीं होते तो फिर लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाती है ना। डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हमारे पास हैं, वी हैव वाटरमेलन, वी हैव पपाया, सीजनल फ्रूट्स इतने सारे हैं, अलग अलग सीज़न पे हम अलग अलग फ्रूट्स का मज़ा लेते हैं। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल हो पाया है कि हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया है एंजियोस्पर्म्स के कारण। तो एंजियोस्पर्म्स हम बोलते हैं कि ये मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं, और ये हमारे ज़माने के प्लांट्स हैं, मतलब ये मॉडर्न एज प्लांट्स हैं। जिस ज़माने के हम हैं उसी ज़माने के हैं ये प्लांट्स, ठीक है, और मोस्ट इवॉल्व्ड हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे थैलोफाइट्स की, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। तो देखा जाए तो आज के टाइम पे सबसे अगर ज़्यादा कोई डिवीज़न मोस्ट अबंडेंट, अगर मैं किसी डिवीज़न की बात करूं तो पूरे प्लांट किंगडम में वो होगा एंजियोस्पर्म्स। क्यों? देखो इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि एंजियोस्पर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको एडाप्टेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है, और इन्हीं एडाप्टेशंस के कारण ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं और वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लैंड पे देखने को मिलेंगे या सिर्फ पानी में देखने को मिलेंगे, हर कहीं आपको ये देखने को मिल सकते हैं। क्यों हमको पानी में वाटर लिली वगैरह नहीं देखने को मिलता है, हमको लोटस देखने को नहीं मिलता है, तो वो भी क्या है, एक प्लांट ही तो है, एक एंजियोस्पर्म ही तो है। तो ये सभी जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं ना, ये मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं और बहुत सारी एडाप्टेशंस हैं इनके पास, जिसके कारण ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही सक्सेसफुली जो है ना सरवाइव कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अभी अभी से, कई सालों पहले से ये चलते आ रहे हैं और सक्सेसफुली यहाँ पे रह रहे हैं।
और जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में ये पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लैंड पे या सिर्फ पानी में, हर जगह ये आपको देखने को मिलेंगे। इनके अंदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को टॉलरेट करने की, विथस्टैंड करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं। इज़ दैट क्लियर? लेकिन अगर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, इनमें क्या होता है ना कि ये थोड़े से पुराने ज़माने के हैं और अब इनके लायक उतनी कंडीशंस, वेदर कंडीशंस रही नहीं है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा जो है ना, इनका आप बोल सकते हो कि परसेंटेज नेचर में कम होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे थैलोफाइट्स की, पानी में जो काई लग जाती है तो वो एक्वेटिक है और एक्वेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा कभी चेंज होती नहीं। पॉल्यूशन वगैरह बात अलग है, लेकिन एक्वेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो अधिकतर चेंज ज़्यादा होती नहीं, उनमें चेंजेस होते नहीं हैं। तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो थैलोफाइट्स हैं, जो एल्गी हैं, वो भी अबंडेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट में, नेचर में आज के टाइम पे। तो मैंने आपको बताया क्या था कि प्लांट किंगडम में अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन सा ऐसा डिवीजन है जो कि अबंडेंट है, तो वो डेफिनेटली होने वाला एक होगा एंजियोस्पर्म और दूसरा होगा हमारा थैलोफाइटा, पानी वाली काई। ठीक है, इसके अलावा बीच के जो 3 डिवीजन हैं ये थोड़े से बीच के ज़माने के हैं और इनके लायक अब उतनी वेदर कंडीशंस सूटेबल नहीं है, इसलिए इनकी स्पीशीज़ जो है ना एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? तो मोस्ट अबंडेंट हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम के डिवीजन की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वर्ड जो एंजियोस्पर्म है, इसका हम अगेन हम क्या करेंगे, डायसेक्शन करेंगे। तो स्पर्म्स का मतलब तो हमने पहले भी समझ लिया था, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड्स होते हैं। और एंजियो का मतलब क्या होता है, एंजियो का मतलब होता है भाई कंटेनर, या आप बोल सकते हो कि वेसल। क्या मतलब होता है एंजियो का, कंटेनर यानी कि वेसल। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में डेफिनेटली सीड्स तो होंगे, क्योंकि सीड्स तो हम बोलते हैं कि इनके पहले वाले जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें भी आ चुके हैं, तो एंजियोस्पर्म्स में भी हमारे पास क्या होंगे, सीड्स होंगे। दूसरी चीज़, एंजियो वर्ड का जो मतलब है वेसल, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि इनके पास वेसल्स होंगे। याद है मैंने आपको अभी अभी जिम्नोस्पर्म से पढ़ाया था कि इनके पास जाइलम तो है लेकिन उसमें ट्रू वेसल्स नहीं होती, और फ्लोएम तो है लेकिन उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते। लेकिन जब हम आएंगे एंजियोस्पर्म्स में, तो एंजियोस्पर्म्स के पास जाइलम है और जाइलम में वेसल्स भी हैं, इसीलिए एंजियन, बेसिकली एंजियो कहाँ से लिया गया है, वर्ड एंजियन से, और एंजियन का मतलब होता है कंटेनर या वेसल। तो इनके पास वेसल्स होते हैं, ना सिर्फ वेसल्स, जाइलम के जितने भी 4 असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे होते हैं। और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि फ्लोएम के जो कंपेनियन सेल्स नहीं थे जिम्नोस्पर्म्स में, अब इनके पास आ जाएंगे। तो दे हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, इनके पास जाइलम भी होगा, इनके पास फ्लोएम भी होगा, और इन सभी जाइलम और फ्लोएम के उनके पास उनके असेंशियल एलिमेंट्स भी होंगे। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या है, वेसल्स है यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू है, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि सीड्स हैं। एक और ख़ास बात है, ख़ास बात क्या है कि इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हमको फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे। तो जब हम बात करते हैं फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना तो बनता है ना। लेकिन हाँ, उसके पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो आप बोलोगे कि मैम ये वाला है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कि वॉल्फिया। ठीक है, वॉल्फिया हम बोलते हैं, बहुत छोटा होता है। ये आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली 2 उंगलियां हैं, उंगलियों पे आपको ऐसा लग रहा है कि वो होती है ना मूंग की दाल, ग्रीन कलर की, है ना, मूंग की दाल बोलते हैं उसको। मूंग की दाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि मूंग की दाल हमने बहुत सारे ली हुई है, उसके दाने दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, ये वोल्फिया है, और हर एक दाना क्या है, एक इंडिविजुअल वोल्फिया का प्लांट है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे 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 दाने। ये दाने क्या हैं, ये हर एक इंडिविजुअल दाना हम बोलते हैं कि वोल्फिया है। और अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना माइक्रोस्कोप वगैरह में, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है। ठीक है, वो होती है ना विटामिन ई की कैप्सूल, ये कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वोल्फिया के बारे में मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, तो मुझे लगता है अब आपको याद रहेगा कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, तो वो है ये वोल्फिया। बहुत छोटे होते हैं, एंड पता है इसमें भी फूल आते हैं।
सभी एंजियोस्पर्म्स में फूल आते हैं, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लावरिंग प्लांट्स है, और इनमें हमें फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे वुल्फियाँ हैं जो कि हमें मूंग दाल के दाने लग रहे हैं, और इनफैक्ट ये मूंग दाल के दानों से भी बहुत छोटे होते हैं, और इनका अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो आपको ये विटामिन ई की कैप्सूल जैसे दिखेंगे, और इनके पास भी फ्लावर्स आते हैं। इनफैक्ट इनके फ्लावर्स जो होते हैं ना वो इनसे बड़े हो जाते हैं साइज़ में, तो जब इनके ऊपर इनके फ्लावर्स आते हैं ना तो ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ना वो छुप जाता है, ऊपर आपको फ्लावर्स ही दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत बड़े भी नहीं होंगे रोज़ जैसे, लेकिन हाँ इनसे तो बड़े ही होंगे, इनके स्ट्रक्चर किससे तो बड़े ही होंगे। तो स्मॉलेस्ट हम बोलते हैं कि कौन है हमारा, ये वुल्फिया। ठीक है, ये हो गया हमारा वुल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। और अगर हम बात करेंगे टॉलेस्ट की, तो टॉलेस्ट के लिए आएगा आपका ये यूकेलिप्टस, है ना। ये वही वाला पेड़ है, वो था ना कोआला बेयर, वो कोआला बेयर को ये यूकेलिप्टस की पत्तियां वगैरह दी जाती हैं क्योंकि उसको बहुत पसंद होती है। कोआला बेयर का फूड ही यही होता है, यूकेलिप्टस की पत्तियां वगैरह। तो ये हर कहीं आपको देखने को मिलेंगे। मेरे घर के आसपास भी बहुत सारे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। कहने को तो ये बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े, अगर जैसे कि हमने अभी पढ़ा है जिम्नोस्पर्म्स में कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, तो रेडवुड ट्री। वो रेडवुड ट्री कहने को सबसे लंबा है दुनिया का, लेकिन वो है एक जिम्नोस्पर्म। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में होते हैं यूकेलिप्टस, और यूकेलिप्टस को भी क्रॉस करने वाले हैं हाइट में कौन, ओवरटेक करने वाले हैं कौन, जिम्नोस्पर्म्स, रेडवुड ट्री। ठीक, तो हमने स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात कर ली है। अब जो कि हम बोल रहे हैं कि इनके पास फ्लावर्स हैं, तो इनके फ्लावर्स को पढ़ना तो बनता है। ठीक है, तो फ्लावर्स में हम बोलते हैं कि ऑब्वियस सी बात है पेटल्स होंगी, है ना, फूलों की पंखुड़ियाँ ये दिख रही हैं आपको, ये क्या होंगी, फूलों की पंखुड़ियाँ होंगी। रेड कलर से बताती हूँ, ये क्या है, फूलों की पंखुड़ियाँ। फिर इसके बाद में इनको हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। लिखा है क्या, हाँ ये देखो, इसे हम कहते हैं पेटल्स। फिर इसके बाद में आपको ये सेपल भी दिखाई देंगी। सेपल ये मत समझना कि ये लीव्स होती हैं, लीव्स नहीं होती एग्जैक्टली। अगर आपने देखा होगा कि जो रोज़ होते जो कि हम किसी को बुके वगैरह में लगा करके देखते हैं, है ना, तो बेसिकली वो उस समय बड ही होते हैं, पूरे खिले हुए नहीं रहते हैं। तो जब रोज़ अपने बड स्टेज में रहता है तो आपने देखा होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रोज़ बनाना चाहूँ तो ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया है रोज़। ठीक है, ये भी बड ही है, और इस बड के अराउंड आपको कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की पैटर्न्स दिखाई देती हैं जो कि इस बड को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखती हैं, है ना, इस तरह से पकड़ के रखती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सेपल्स। ये बेसिकली लीव्स नहीं होती हैं, ये क्या है, ये है सेपल्स, है ना। और जैसे जैसे फ्लावर खुलता जाएगा ये सेपल्स जो हैं ये दूर दूर होती जाएंगी। पहले बिल्कुल बड को बना करके इंटैक्ट रखने की कोशिश करती है, पेटल्स को बहुत ही क्लोज रखने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब कली खिलने लगती है तो ये सेपल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दिखने में हमको ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, लेकिन ये लीव्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया है हमने सेपल। तो फ्लावर की हम बात कर रहे हैं तो पेटल्स तो आने ही चाहिए, सेपल्स तो आने ही चाहिए। फिर इसके बाद में नीचे होता है पेडंकल, जो फूलों के नीचे जो एक फॉलन पार्ट होता है, एक फूला हुआ पोर्शन आपको दिखाई देता है, दैट इज़ पेडंकल, और उसके नीचे फिर स्टॉक होता है जिससे हम फूल को पकड़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि फूलों के अंदर क्या होता है, फूलों के अंदर हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे। स्टेमेन में हम बोलते हैं कि दो कंपोनेंट होते हैं। अभी हम किस पे फोकस करेंगे, इस वाले रीजन में। ये जो मैंने ब्लॉक बना दिया है ना, इस ब्लॉक के अंदर देखना। तो ये देखो हम क्या बात कर रहे हैं, अभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, स्टेमेन है। स्टेमेन में देखो एक आपको लंबी सी ऐसी स्टॉक दिखाई दे रही होगी, ये लंबी स्टॉक दिखाई दे रही है आपको। इस लंबी स्टॉक को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और उसके ऊपर आपको एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ये होता है एंथर, और इसके नीचे जो इसकी स्टॉक है लंबी सी, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर होगा और फिलामेंट होगा। ठीक है, और ये जो एंथर है ना, इसी में पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, तो फिर मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स तो बनेंगे ही। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दूँ, पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। पिस्टिल के 3 कॉम्पोनेंट, जैसे कि हमने देखा था स्टेमिन के 2 होते हैं, फिलामेंट और एंथर, वैसे हम बोलते हैं कि पिस्टिल के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पिस्टिल को समझने के लिए हमें कहाँ देखना है? हमें देखना है ये बीच वाले पोर्शन में, ठीक है। तो बीच में आपको स्टिग्मा दिखाई देगा, फिर इसके बाद में स्टिग्मा के नीचे आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही होगी, इसे हम कहते हैं स्टाइल, तो इसे हम याद रखते हैं स्टिग्मा की स्टाइल, ठीक है। तो ऊपर होगा स्टिग्मा, उसके नीचे आएगी उसकी स्टाइल यानी कि ट्यूब, और ये ट्यूब कहाँ टर्मिनेट होगी? जाकर के ओवरी में। तो यहाँ पे क्या आ गया है? यहाँ पे आ गई है ओवरी, और यही ओवरी तो क्या बनाने वाली है? यही ओवरी बनाती है फ्रूट, है ना। एम्ब्रियो के ऊपर तो सीड आ चुका था, बीजें हमें दिखाई दे रहे थे जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे फ्रूट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ओवरी आ गई है, और यही ओवरी डेवलप हो जाती है किसमें? फ्रूट में। तो एम्ब्रियो के ऊपर सीड, सीड के ऊपर फ्रूट, फ्रूट को हम खा देते हैं और सीड को हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ओवरी आ गई है, और इस ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ओव्यूल है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये ऐसा कैसा फ्लावर है जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो साथ ही में है? ये देखो स्टैमिन भी इसी फ्लावर में बना दिया हमने, और पिस्टिल भी हमने इसी फ्लावर में बना दिया। कोई बात नहीं, ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या कहेंगे? बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम फ्लावर में होते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? तो इसको हमने नाम दिया बायसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? सनफ्लावर हो सकता है, रोज़, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, रोज़, सनफ्लावर और लिली, ये सब कैसे होते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि सेम फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमिन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ दूसरे भी होते हैं, यानी कि जिनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो सिर्फ स्टेमिन होगा या तो सिर्फ पिस्टल होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो हम बोलते हैं कि वाटरमेलन के, तरबूज के जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। पपाया के जो फ्लावर्स होते हैं, कोकोनट के फ्लावर्स, हाँ इन सब के भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले फ्लावर्स ही बनते हैं तभी फ्रूट्स निकलते हैं। तो कोकोनट, पपाया, वाटरमेलन, इन सब के फ्लावर्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। आई होप इतना सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं किसके ऊपर? ये जो हमने ओव्यूल देखा है ना, अब होगा क्या कि पॉलन ग्रेन्स आएंगे, और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ पहुँचेंगे? इधर पहुँचेंगे। जैसे कि हमने बताया कि ये पॉलन ग्रेन्स आ गए, ठीक है। डार्क ग्रीन कलर के क्या है? पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ग्रेन्स कहाँ आएंगे? स्टिग्मा पे आकर के स्टिक हो जाएंगे। स्टिग्मा पे, स्टिग्मा एग्जैक्टली पता थोड़ा सा स्टिकी होता ही है, क्योंकि ना स्टिग्मा को जो पोलन ग्रेन्स है वो नीचे भेजना होता है अपनी स्टाइल में, स्टाइल से फिर वो कहाँ जाते हैं? ओवरी में जाते हैं, ओवरी के अंदर जो एग्स हैं उनको फिर फर्टिलाइज करते हैं। तो अगर जैसे फ्लावर्स जो होते हैं वो तो ऐसी एक्सपोज होता है ना, उनके ऊपर कोई कवरिंग तो होती नहीं है। तो जैसे कि पोलन ग्रेन्स आए हैं और पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आकर के बैठ गए, अब अगर ज़ोर से हवा चल गई तो वो पोलन ग्रेन्स तो उड़ जाएंगे ना, स्टिग्मा से फिर नीचे तो आ ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फिर फल वगैरह नहीं बन पाएगा, तो दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी रहता है कि एक बार पोलन ग्रेन आ करके तो बताएं, उनको हम पकड़ लेंगे कस के, उनको भगने नहीं देंगे। तो एग्जैक्टली ये होता है, स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होता है, इसलिए हम उसको स्टिकी स्टिग्मा कहते हैं। और उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर के चिपक जाते हैं, फिर ये नीचे जाते हैं और बेसिकली एक ट्यूब वगैरह बनती है, वो हायर स्टैंडर्ड की बात है, उसको छोड़ो। फिर इसके बाद में अंदर जो है ओवरी के अंदर घुस जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फिर बनेगा क्या? एम्ब्रियो बनेगा। अब देखो एम्ब्रियो की अगर हम बात करें, सीड की अगर हम बात करें, एम्ब्रियो किसके अंदर है? सीड के अंदर है। तो ये देखो सीड हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये क्या है? इसका लेटरल व्यू है। और ये क्या है? हमने एम्ब्रियो को हमने सीड को बीच में से ऐसे छील के देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? ये क्या है भाई? ये पूरा सीड कोट है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो के पास दो चीज़ें होती हैं, नहीं एक्चुअली तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है प्लूम्यूल, ठीक है, ये क्या है? ये है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल।
और इसके नीचे ये क्या है, वो आपने देखा होगा ना, जब हम मूंग की दाल को या चने को जर्मिनेट करते हैं और उसमें से जब हम बेसिकली स्प्राउट्स बनाते हैं तो इसी लंबी लंबी वाइट कलर की फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकल के आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रेडिकल कहते हैं। तो एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि उसको अगर आप गाड़ दोगे, चने को अगर आप अंकुरित चने को अगर आप सॉइल में गाड़ दोगे ना तो एक पौधा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो उसमें हम बोलते हैं कि रेडिकल, बेसिकली प्लूम्यूल जो होता है ना वो एक फ्यूचर शूट होती है। क्या होता है वो? फ्यूचर की शूट होती है। आगे जा कर के जब ये एम्ब्रियो बड़ा होता है ना, ग्रो करता है, तो ये प्लूम्यूल डेवलप हो जाती है शूट में। और ये जो रेडिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रब करके देख लो, ये वाला, ये क्या होता है, इसे हम रेडिकल कहते हैं। और ये फ्यूचर रूट होता है। तो ये आगे जा कर के प्लांट की रूट बनाएगा और प्लूम्यूल जो है आगे जा कर के शूट बनाएगा। इसके अलावा एम्ब्रियो की पत्तियां भी होती है जिसको हम एम्ब्रियो लीव्स या उनको हम कॉटिलेडन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको अंदर का लाइट कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कॉटिलेडन है। तो जब एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो ये जो कॉटिलेडन्स हैं ये एक्सपेंड हो जाते हैं। तो बेसिकली कॉटिलेडन्स कितने हैं एम्ब्रियो में, उसके बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स भी दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो के पास 2 कॉटिलेडन्स होते हैं और मोनोकॉट्स के पास एम्ब्रियो में हम बोलते हैं कि केवल एक ही कॉटिलेडन होता है। इतना क्लियर है आप सभी को? तो मोनोकॉट्स डाइकॉट्स क्या होते हैं, कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, एम्ब्रियो की लीव्स होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये तो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था और ये तो हमने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ा, लेकिन फ्लावर से एम्ब्रियो बन कैसे गया वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ते हैं हम कैसे? पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन देखो, ये हम सब ने देखा होगा, फूलों पे तितलियाँ, भंवरे वगैरह सब जो है ना बैठे रहते हैं। ये करते क्या है वहाँ से? ये बेसिकली हम बोलते हैं कि फूलों के पास होता है नेक्टर। अब बोल सकते हो कि जो फूल होता है ना, वे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पॉलिनेशन कराना है ना, उनको फ्रूट बनाना है हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, तो उनको फर्टिलाइजेशन कराना ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब पॉलन ग्रेन्स आएंगे। पॉलन ग्रेन्स का क्या करें? अब जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनके पास स्टिग्मा भी है और आप बोल जिसके पास पिस्टल भी है और स्टेमिन भी है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में ही हैं, तो उनके लिए पॉलिनेशन करना जो है ना आसान होता है। नेचर ने बायसेक्सुअल फ्लावर्स को बनाया ही ऐसे है कि देखो, जैसे ये कहाँ गया वो वाली इमेज, ये देखो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो स्टेमिन होता है वो थोड़ा सा लंबा सा होता है, ठीक है, और इसके नीचे हम बोलते हैं क्या होता है? पिस्टल होता है। तो इसके ऊपर बन जाते हैं पोलन ग्रेन्स और ये पोलन ग्रेन्स हवा वगैरह से उड़ के पहुंच जाते हैं स्टिग्मा तक। तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स में पॉलिनेशन हम बोलते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, हवा वगैरह चली और सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स आना, आप बोल सकते हो कि स्टिग्मा तक, पिस्टल तक, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में तो हम बोलते हैं कि मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो वहाँ पे कैसे होगा पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन करवाने के लिए हम बोलते हैं कि फ्लावर्स के पास ट्रिक होती है, फ्लावर्स अपने पास नेक्टर रखते हैं और ये नेक्टर जो है ना बहुत सारे ऐसे ही मक्खी को, मच्छर को और हनी बीज को और इन सब चीज़ों को, बटरफ्लाइज वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेक्टर की लालच में वो आते हैं और नेक्टर पीते हैं फूलों का, और फूल क्या करते हैं? अपने पोलन ग्रेन्स उनके ऊपर छाप देते हैं। अब क्या होगा? अब ये तो लालची हैं, ये क्या करेंगे? एक फूल से निकल करके दूसरे फूल तक जाएंगे। तो जैसे ही दूसरे फूल में गए, उनके पीछे जो पोलन ग्रेन्स चिपके हुए थे वो झड़ जाते हैं। और स्टिग्मा का हम बोलते हैं कि स्टिकीनेस तो है ही उसके पास, तो जैसे पोलन ग्रेन्स आएंगे थोड़े बहुत भी, तो पोलन ग्रेन्स को वो अपने ऊपर चिपका लेगी और नीचे भेज देगी स्टाइल में। बस। तो नेक्टर हम बोलते हैं कि फूल इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए रखते हैं। ऐसा नहीं है, एयर पॉलिनेशन भी होता है, हवा से भी जो है ना पोलन ग्रेन्स, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं, बहुत ही कम वेट होता है उनका, तो वो हवा से भी उड़ सकते हैं। लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर इंसेक्ट्स काम आते हैं, ठीक है। आई होप पॉलिनेशन आपको समझ में आया होगा। पोलन ग्रेन्स पोलन में, इनको हम पॉलिनेटर कहते हैं और इनसे चिपक के हम बोलते हैं कि स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हम बोलते हैं पूरा पॉलिनेशन हो जाता है। तो आई होप सभी बच्चों को एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो भाई इसी के साथ में हमने पूरा प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था थैलोफाइटा के साथ,
फिर हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, फिर हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा, फिर हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स, फिर हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म्स। अब 2 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स तो हमने देखा था कि क्रिप्टोगैम्स में 3 डिवीजन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो फेनेरोगैम्स हैं उसमें 2 डिवीजन आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है, दे हैव इनकंस्पीशियस और लेस डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, टेरिडोफाइटा में आपको याद है, टेरिडोफाइटा बेसिकली किस में आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिप्टोगैम्स में आ रहा है। और तीनों ही क्रिप्टोगैम्स में आने वाले जो डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो छुपे हुए रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं होते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको छुपा के रखा जाता है, यानी कि वो जैकेटेड होते हैं। तो एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है ये नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, छुपे हुए रहते हैं। तो टेरिडोफाइट में हम बोलते हैं कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो लेस डिफरेंशिएटेड हैं, या बोल सकते हो कि इनकंस्पीशियस हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे फेनेरोगैम्स की, फेनेरोगैम्स में हम बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको छुपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। तो वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इनके जैकेटेड होंगे। फिर इसके बाद में दे प्रोड्यूस नेकेड एम्ब्रियोज कॉल्ड स्पोर्स। और टेरिडोफाइट्स में हम बोलते हैं कि जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें ऊपर कोटिंग नहीं होती है, सीड नहीं होता है, और यहाँ पे जो एम्ब्रियोज बनेंगे उनके ऊपर कोटिंग होती है, यानी कि इनके पास सीड्स होते हैं। तो 2 बेसिक डिफरेंसेस क्या होंगे टेरिडोफाइट्स और फेनेरोगैम्स में। टेरिडोफाइट्स में हम बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इनकंस्पीशियस हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जो सीड्स, बेसिकली हम बोलते हैं कि जो एम्ब्रियो होंगे ना उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होंगी, वो नेकेड होंगे, नेकेड एम्ब्रियोज होते हैं, यानी कि उनके पास सीड्स नहीं होंगे, उनको हम स्पोर्स भी कहते हैं। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं फेनेरोगैम्स में कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं और सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, सीड्स बियर करेंगे, और इन सीड्स के अंदर ही एम्ब्रियो रहेगा। और एग्जाम्पल्स हैं कि पाइनस, साइकस, फिर वगैरह। और टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं फर्न्स, मर्सेरिया, इक्विसेटम वगैरह। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन अब हमारे लिए आसान हो गया है, क्योंकि अब हमने सारे डिविजन्स पढ़ लिए हैं किंगडम प्लांटे के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब देखो ये भी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वाला सवाल था। अब अगर हमने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ा होता तो फिर हम कैसे डिफरेंस बता पाएंगे। अब हम बता सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में हम बोलते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, कोन्स वगैरह आपको दिखाई देंगे लेकिन फ्लावर्स तो दिखाई नहीं देते ना। लेकिन एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और इनके पास फ्लावर्स होते हैं। फिर नेकेड सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड। एम्ब्रियो नेकेड नहीं है, याद रखना। जब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, ठीक है, जब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की, तो वहाँ पे एम्ब्रियो जो बना है उसके ऊपर कवरिंग नहीं है, तो एम्ब्रियो कैसा है, नेकेड है। लेकिन जब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की तो यहाँ पे एम्ब्रियो नेकेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीड्स तो हैं लेकिन सीड्स नेकेड होंगे क्योंकि उनके पास फ्रूट की कवरिंग नहीं है। तो ये मत सोचना कि यहाँ वहाँ मिक्स मत कर देना कि जिम्नोस्पर्म्स में भी लिख दिया नेकेड एम्ब्रियो, ना, वहाँ पे नेकेड कौन होंगे, सीड्स होंगे, क्योंकि उनके ऊपर फ्रूट्स की कवरिंग नहीं है। एम्ब्रियो तो एनक्लोज्ड है सीड के अंदर। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो हमको डिलिशियस फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, टेस्ट करने को मिलेंगे। तो सीड्स जो है एनक्लोज होते हैं फ्रूट्स में। सीड्स कैसे बन रहे थे, सीड्स बन रहे थे ओव्यूल से, और फ्रूट्स कैसे बन रहा था, ओवरी से। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में और जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है सीड में। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, पाइनस, सेदार, फिर साइकस वगैरह हैं। और इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कोकोनट, पाम, मैंगो वगैरह। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में आपको ये दोनों ही डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे कि फ्लावर्स किस में आते हैं, किस में नहीं आते हैं। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जिम्नोस्पर्म्स हर्ब्स होते हैं या श्रब्स होते हैं, उनकी हाइट नहीं होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो हैं बहुत हाइट वाले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
दोनों में ही आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, वुडी ट्रीज देखने को मिलेंगे, दोनों में ही आपको छोटे छोटे पौधे भी देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस होता नहीं है स्ट्रक्चर वगैरह में। जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, ना ही उनके पास फ्रूट्स आएंगे। यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं और फ्रूट्स भी हैं, ठीक है। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बस आज के सेशन के लिए इतना ही। आई नो, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन लंबा भी इसीलिए है क्योंकि हमने सेशन में पूरा प्लांट किंगडम प्रीवियस सेशन में हमने थैलोफाइटा से स्टार्ट किया था, और थैलोफाइटा को छोड़ के बाकी जितने भी डिवीजन है इस पूरे सेशन में हमने कवर कर लिए। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये सेशन, बट डोंट वरी, इस सेशन को देखने के बाद आप रिग्रेट नहीं करने वाले हैं कि अरे यार क्यों देख लिया, टाइम वेस्ट हो गया। नहीं हुआ है, पूरा प्लांट किंगडम हमने पढ़ा है और थोड़ा सा अपना लेवल रेस करके ही पढ़ा है। अभी तक तो हम बहुत ही बेसिक, एक फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए, वरना आप डरने लगोगे, भागने लगोगे चैप्टर से कि बहुत डिफ़िकल्ट है। जब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप उसकी एडवांस्ड स्टडी करते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हो, तो वो आप रिटेन कर पाते हो, भूलते नहीं हो। इसलिए बेसिक चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दी हैं पहले ही। अब क्वेश्चन आंसर्स में रिविजन तो हो ही रहा है, साथ में 2-3 चीज़ें ऐड भी होती जा रही हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट पेज नंबर पे जो इंटेक्स क्वेश्चंस दिए होंगे उनको हम करेंगे सॉल्व, और फिर इसके बाद में जो हमारा लास्ट किंगडम है एनिमल किंगडम, उसको भी हम पढ़ लेंगे। आई होप आज के सेशन की सारी बातें सबको समझ में आ जाएंगी, आ गई होंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, सारे सेशंस को अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, साथ ही साथ हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।